खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। रेल कर्मी को बंधक बनाकर लूटी करीब 1 लाख की राशि, नग्न करके बनाया वीडियो। अलवर जंक्शन के सामने अपहरण कर MIA ले जाकर की वारदात। वरिष्ठ कांग्रेसियों के सम्मान समारोह में स्थानीय नेताओं का फूटा आक्रोश। RSS की शाखा में जाने वालों को पदाधिकारी बनाने के लगाए आरोप। वहीं बचाव की मुद्रा में आए मंत्री टीकाराम जूली। फ्यूल सरचार्ज खत्म करने को कांग्रेस ने बताया CM की मानवता। वहीं भाजपा ने पूछा चुनाव के पहले ही क्यों आई याद। और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां हुई आरंभ। स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारियों ने देखी रिहर्सल। वहीं शहीद स्मारक पर रंग रोगन और सफाई हुई शुरू। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर रेलवे जंक्शन के बाहर एक रेल कर्मी को बंधक बनाकर उससे 95,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। वहीं रेल कर्मी को नग्न कर उसका वीडियो भी बनाया गया। इसके अलावा मोबाइल से जबरन रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रुप D के रेलकर्मी मुंडावर के सुंदरवाड़ी गांव निवासी रजनेश 8 अगस्त की रात जयपुर से अलवर आए थे। वे जंक्शन के बाहर आकर खाना खाने के लिए ढाबे की तरफ पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक उनके पास आए और फोन करने की बात कहकर रेलकर्मी का मोबाइल ले लिया, लेकिन इसके बाद ये शातिर मोबाइल लेकर भाग गया। रजनीश ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ दूरी पर खड़े बदमाशों के साथियों ने उसे पकड़ लिया और बंधक बनाकर MIA की तरफ ले गए। वहीं रेलकर्मी के कपड़े उतारकर वीडियो भी बना लिए। वहीं पीड़ित के मोबाइल से अपने खाते में रकम ट्रांसफर करवा ली। रेलकर्मी ने शुक्रवार को अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। मैं 8 तारीख को जयपुर से आ रहा था और मैं ट्रेन से उतरकर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर गया था खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद में एक बाइक आती है मेरे पास, 2 युवक बैठे होते हैं। एक युवक मेरे पास उतर लेता है, एक बाइक लेकर आगे चला जाता है। तभी वो युवक आके बोलते भाई एक फ़ोन करा दे। मैंने फ़ोन कराने के नाते मेरे फ़ोन दे दिया। उसके बाद में उसने कॉल मिलाकर फ़ोन लेके भगने लग गया। मैंने उसका पीछा किया तो आगे 4-5 कॉल उसके साथ ही खड़े थे। मेरे को बंदूक दिखाकर मेरे को बाइक पर बिठाया। बाइक पर बिठाने के बाद मेरे को भरतपुर रास्ते की तरफ जंगल में ले गए। वहाँ मेरे साथ मारपीट की और मेरे वीडियो बनाया। फिर उसके बाद में मेरे अकाउंट से पैसे निकाले। उन्हें 95,000 पैसे निकालने के बाद में उन्होंने मेरे को कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करने के बाद उन्होंने मेरी नग्न अवस्था करके मेरे को वीडियो बनाया। उसके बाद में मेरे अकाउंट से पैसे काटने के बाद में वीडियो बनाकर फिर मेरे को पूरी रात बाइक पर बिठाया, घुमाया। फिर उसके बाद में सुबह मेरे को वही जंगल में 5 बजे लाकर सुबह उतार देते हैं। उसके बाद में मैं घबरा जाता हूँ। उसके बाद में मैं दिन होने के बाद में वहाँ से चलता हूँ। मैं फिर पैदल मैं अलवर स्टेशन पर आता हूँ। उसके बाद मैं घबरा जाता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मैं घर आके घर वालों को बताया ऐसे हो गया। घर वालों ने बोला तो किसी को बताया कि नहीं। फिर मैंने घर वालों को लेकर मैं अलवर थाना में गया। फिर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई मैंने। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर उठते असंतोष के स्वरों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। अलवर में हुए वरिष्ठ कांग्रेसी सम्मान समारोह में कई पुराने नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि RSS से जुड़े लोगों को पार्टी कार्यकारिणी में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा तबादलों सहित अन्य कामों में कर्मठ कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती। चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। शहर में IMA हॉल में आयोजित वरिष्ठ कांग्रेसी सम्मान समारोह में कुछ ऐसा ही नजर आया। यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिले भर से आए वरिष्ठ कांग्रेसियों ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जूली के समक्ष कई कांग्रेसियों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने अपने मन का गुबार निकाला। पूर्व UIT चेयरमैन जगदीश बेनीवाल ने बिना नाम लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां ऐसे लोगों को पद दिया जाता है जो शाम को RSS की शाखा में जाते हैं और भाजपा का गुणगान करते हैं, वहीं सुबह होते ही कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता यदि किसी ट्रांसफर के लिए भी कहते हैं तो उनमें भेदभाव कर दिया जाता है।
उधर वरिष्ठ कांग्रेसी गोपाल दास खटीक ने अलवर नगर परिषद को लेकर टिप्पणी की। उनका कहना था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और नगर परिषद में भी कांग्रेस का बोर्ड बना था, लेकिन वर्तमान में यहां भाजपा सभापति बैठा हुआ है। पूर्व सभापति बीना गुप्ता का जिक्र करते हुए गोपाल खटीक ने कहा कि उन्हें अपनी ही सीट के लिए न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अदालती आदेश मिलने के बाद भी उन्हें पद नहीं दिया जा रहा। खटीक ने इसे शर्मनाक बताया। उन लोगों का किसी के घर में एक बच्चा होगा, किसी के घर में किसी भाई की पत्नी होगी, किसी के घर में पुत्रवधू होगी, किसी के घर में किसी के पिताजी होंगे। आज तक 4.5 साल पौने 5 साल हो गए, उसका ट्रांसफर अलवर में नहीं हो सका। मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लेके नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी निगाह में है कि उन लोगों को कह दिया जाता है कि हो रहा है, विचार भेज दी जाती है, दुख होता है। विचार भेजने के बाद में क्या कहा जाता है मंत्री से कि इसका ट्रांसफर मत करना जब तक वो नहीं कहते। ये विडंबना है इस कांग्रेस की, ये विडंबना है इस शहर की। कहेंगे तो कहते हैं कि साहब ये तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, इनको तो पद नहीं मिल रहा इसलिए खिलाफ बोलते हैं। अरे भाई, ये जो सामने बैठे हैं इन्होंने कब पद मांगा, कब ये पद के भूखे हैं? ये तो इसीलिए काम करते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत हो, कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत हो। यहाँ पूछा नहीं जाता। हम ये नहीं कहते कि हर पीढ़ी के अंदर हर समय पर परिवर्तन होता है, नई पीढ़ी आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए। उन लोगों को, हम लोगों को जो वरिष्ठ हो गए हैं उनको सम्मान देना चाहिए कि नए हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन क्या किन लोगों को दिया जाता है? शाम को तो बीजेपी का नारा लगाते हैं, आरएसएस की शाखा में जाते हैं और सुबह आके कांग्रेस के अंदर बैठते हैं और उन लोगों को पद बांटते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे लोग कांग्रेस के अंदर पद पावे, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कांग्रेस की भावना क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस हमने क्यों ज्वाइन की, कांग्रेस के हम पदाधिकारी किस लिए बन गए, पता नहीं। 2-3 लोगों से बात हुई कि भाई आप कांग्रेस के फला पदाधिकारी हो गए, बोला बना दिया होगा। हम तो आज भी बीजेपी के लोग हैं, हमारी भावना तो आज भी मोदी में है। दुर्भाग्य है। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ हमारे बड़े नेताओं को, कम से कम एक चीज तो कर ले कि कांग्रेस का जो पदाधिकारी बनाए, कांग्रेस के अंदर जिसको जिम्मेदारी दे वो कम से कम कांग्रेस की भावना का हो, कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलने वाला हो, कांग्रेस की जो संविधान है उसमें आस्था रखता हो। ऐसा मेरा कहना है। बच्चों के लिए कोई यूं भी कहते कि यार ये बीजेपी का आदमी है, बड़ा आदमी है, उससे रिश्ता करना। मैं कहता हूँ भैया मेरा तो एक बहुत ये भी लगता है, मेरा तो एक बहुत ये भी लगता है, मैं बीजेपी वाले से रिश्ता नहीं करना चाहता। असल कांग्रेसी हूँ, असल खानदान की औलाद हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन ऐसे नेताओं के लिए नहीं कि जो इधर कहते हैं इधर सुनते हैं। मंत्री के पास हम जाते हैं, मानता हूँ मंत्री जी फोन करते हैं, लेकिन मंत्री जी ने जो अधिकारी बैठा रखे हैं वो तो काम करते ही नहीं है। अधिकारी को तो बोलो अलवर शहर के अंदर पानी की समस्या है, अलवर शहर के अंदर बिजली की समस्या है। आपने किसी को ऐसे चुना है कि भाई आप वहाँ फला 2-5 वार्डों को तो आप जिम्मेदार हैं और आप इसको ले गए। मैं कहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी को, भाई एक बात बता, क्या कमी है उस लेडीज के अंदर जिसको आज बीजेपी का बैठा रखा है? वहाँ पे क्यों बैठा है वो आदमी? अगर उसने कागज खराब है तो कागज पास नहीं है, खराब बैठा, लेकिन वहाँ भी बीजेपी का बैठा हुआ है। अरे बड़ी शर्म की बात है, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक बीजेपी का आदमी और नगर परिषद के अंदर बैठा, जबकि शासन हमारा नगर परिषद के अंदर, हमारे नगर परिषद के अंदर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो बैठा है तो वो मीठा बोल लेता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग
इन बुजुर्गों का काम तो करो, पर कम से कम ऐसा करोगे जो इज्जत है ना जिसकी कांग्रेस की, इस इज्जत को बनाए रखो। ये इज्जत तुम्हारे हाथ के अंदर है, ठीक है ना। उस इज्जत को तुम बढ़ा के रखो। अगर तुम ही इसकी इज्जत को खराब करोगे तो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं भैया, तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। तुम जैसा कहोगे हम तो वैसे करते चले जाएंगे। लेकिन साथियों, आप मेरी बात को मान के रखो, हम कांग्रेसी हैं। जितने बैठे हुए अगर कांग्रेसी नहीं होता तो चाहती नहीं आते। जितने भी बात बुजुर्ग बैठे हुए सब कांग्रेसी हैं। आप क्या इनको कांग्रेसी से बताओगे? ये तो इनके तो जन्मजात कांग्रेसी है। इनके सामने तो केवल आपको ये कहना चाहिए कि हमसे जो कुछ भूल चुक हुई है वो आगे भूल चुक नहीं होगी। उस आदमी को अब बताइए, हाई कोर्ट से वो लेकर आइए, उसको देखो तो सही से कागज वो खराब है, भले है, जैसा बुरा है। मैं मानता हूँ वो ज़्यादा बोलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हमने तो उसको ये भी कहा, भैया कई दफा तो जो है ऐसा होता है किसी को अपना जो है बाप भी बनाना पड़ जाता है कि तुम जाओ मंत्री के पास जगह जाओ और जाकर अपने ताले दिखाओ। लेकिन वो कहती है हाँ आने दो, मैं जाऊँगा, हमको लेगी गाली। इसलिए मेरा आपसे ये नहीं है, आप सब लोग कांग्रेस लेंगे, कांग्रेस जीतेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सभी कांग्रेसी नेताओं के बयानों को सुनने के बाद कहा कि उनकी पीड़ा सही है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है यह जानना आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि 3 बार हम शहर से विधायक नहीं बना पाए और एमपी भी हमारा नहीं है, ऐसे में हम अपनी व्यथा किसे सुनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि टिकट के 20 दावेदार हैं और एक को टिकट मिलता है तो बाकी 19 उसकी कार सेवा करते हैं। सुनिए किस तरह से कैबिनेट मंत्री ने अपना बचाव करते हुए सफाई दी। सारे काम तो आप एक मंत्री जी पे नहीं डाल सकते, और हमारे पास तो आया तो हमने मदद ही की, हमने कुछ लिया नहीं। आज नगर परिषद की आप बात करते हैं, नगर परिषद के लिए क्या नहीं किया टीकाराम जूली ने? 19 से 38 पार्षद में आगे चेयरमैन बना दिया। यहाँ पे 20 साल से कांग्रेस का चेयरमैन नहीं था। सिवाय बदनामी के टीकाराम जूली को क्या मिला आप लोग बता दीजिए। आप लोग कहते टीकाराम जूली के आदमी लग रहे हैं, कौन सा आदमी लग रहा है भाई? एक नाम बता दीजिए टीकाराम जूली का जो आदमी लग रहा हो। मैं आज से 2 साल पहले कह चुका हूं, मेरा किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। अगर कोई आदमी लग रहा है तो आप नाम बता दीजिए और हटवा दीजिए, और हटाने की डिजाइन भी मेरे से ले जाइए, और कम से कम हम लोगों को बदनाम तो मत कीजिए। कुछ लोगों की कमी रह जाती है निश्चित तौर पर, कुछ काम ऐसे जो मैं खुद मेरे चाहता हूं वो भी नहीं हो पाते। कई बार हजारों लाखों काम कराते हैं, 5 कार्यकर्ताओं के नहीं हुए तो 50 कार्यकर्ताओं के काम भी हुए होंगे, 50 के नहीं हुए तो 500 के हुए होंगे। ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। गोपाल जी आप लोग बता रहे हैं थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर, डॉक्टर कर्णसिंह भी नहीं करा पाएंगे। आप कह रहे हैं उनके पास गया तो उन्होंने करा दिया, वो भी नहीं करा पाएंगे। आज हम नहीं करा पाएंगे। एक लिमिट है हर चीज की। और दूसरी बात, कार्यक्रम हम कांग्रेस को मजबूत करने का कर रहे हैं, कांग्रेसियों को सम्मानित करने का कर रहे हैं, या यहाँ अपने माजरे बिगाड़ने का अखबार में छपाने के लिए कर रहे हैं। ये मीटिंग अच्छा होता, एक संगठन की मीटिंग बुलाई जाती और संगठन के जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात कहते, अपने नेताओं के सामने कहते, अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता, हमें बैठाइए बात करें। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और वो जो चलता है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। आज शहर के अंदर जो हालत बढ़ रहे हैं, गोपाल जी आप तो सीनियर आदमी, आपसे छुपे हुए हैं, कोई आदमी एक दूसरे के पास बैठने को राजी नहीं, सुबह से शाम तक ये वो। अरे आप सब लोग मजबूत हो जाओ तो ये अधिकारी 1 मिनट में सारे सीधे हो जाए। ये लाभ ही आप लोगों की फूट का उठा रहे हैं। वोट डालो, राज करो। बीजेपी कैसे आ रही है? कांग्रेस को अगर हराए तो कांग्रेस नहीं हराए, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं। लोग हमें बांटते हैं, हमें आपस में लड़ाते हैं, हमारा फायदा उठा के खुद काबिज हो जाते हैं। आज कोई भी आदमी कांग्रेस का कमजोर होता है, आप ये मत सोचिए वो आदमी कमजोर हो रहा है, वो कांग्रेस कमजोर होती है। हम एक तरफ कांग्रेस को मां कहते हैं और दूसरी तरफ इसी की हम कहने को काटने का काम करते हैं, ये गलत है। मैं किसी एक व्यक्ति पे नहीं कह रहा हूं, कोई इसको दिल पे मत ले कि आप मंत्री जी मेरे लिए कह रहे हैं, मैं खुद पे नहीं कह रहा हूं। अगर मैं भी किसी कांग्रेसी व्यक्ति का अगर नुकसान करता हूं तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करता हूं।
यहाँ क्या है, मैं तो कांग्रेस में हूँ या मेरी पसंद का जो नेता है वो तो कांग्रेस ही है, लेकिन जो मेरी पसंद का नेता कांग्रेस में नहीं है ना, वो कांग्रेस ही नहीं, वहां पे कांग्रेस बढ़ जाती है। क्यों भाई, आज हम कांग्रेस की थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सब लोगों की महत्वाकांक्षा है। आज हम यहाँ बैठे इनमें से 20 लोग चाहते हैं कि हम शहर का एमएलए बनेगा, एक को टिकट मिलेगी। फिर 19 क्या करेंगे, वो 19 उसकी कार सेवा करेंगे। अरे ये अपने जीत गया तो आगे सीसी के हो जाएगी, मेरा तकरीबन नंबर ही नहीं है, इसको निपटाओ। और यही कारण है कि हम निपट पे आ रहे हैं। हम अगर ये सोच ले नहीं ना, ठीक है, देखिए कई बार सारी चीजें हाथ में नहीं होती, 100 के 20 के 20 साथ लग गए, जब भी हो सकता है नहीं जीता पाए, लेकिन हमारी जो ताकत है वो यूनिटी है, एकता के अंदर ताकत है। हमें होना पड़ेगा, आपसे कोई हमारे मसले हैं उनको निपटाना पड़ेगा, घर में बैठ के निपटाना पड़ेगा। उस चीज को हम खत्म करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। नहीं तो देखो भाई, एक दूसरे की टांग खिंचाई में नुकसान है। और अभी अगर हम नहीं समझेंगे तो एक 1.5 महीने के बाद तो कौन सा ट्रांसफर पोस्टिंग, कौन सा अधिकारी आचार संहिता लग जाएगी, कौन पूछ रहा है? ना आपको पूछेंगे ना हमको पूछेंगे, हमको ना पूछेंगे, कोई आचार संहिता लग जाएगी, गाड़ी घोड़ा सब ऑफिस बना लेंगे, ठीक है भेज दें। और रात अपना आ गया दोबारा तो सारी चीजें वैसे की वैसे। कुल मिलाकर चुनाव से कुछ समय पहले ही वरिष्ठ कांग्रेसियों का असंतोष जाहिर करना पार्टी के लिए फिक्र की वजह बन सकता है। एक और प्रदेश स्तर पर पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव जग जाहिर है, वहीं टांग खिंचाई की यह प्रवृत्ति जिला स्तर तक भी जड़ें जमा रही है। और वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा आईएमए हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम आयोजक दीनबंधु शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है, साथ ही एक सूत्र में पार्टी को पिरोकर रखा। उनके सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज अलवर जिला युवा कांग्रेस की ओर से जो अलवर शहर में जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को, देश को एकता सूत्र में बांधने का प्रयास किया, अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को दे दिया, ऐसे साथियों का सीनियर्स का सम्मान किया जा रहा है। और उन हम जैसे युवाओं को सीखने के क्या सीखने को मिला, और वो अपने ये यहाँ आके अपना जीवन का स्वरूप बताएंगे, हमने किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर देश को एकता सूत्र में बांधने का काम किया। उन सभी अलवर शहर के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान कर कांग्रेस जन को सम्मान कर उन्होंने प्रशस्ति प्रेस किया जा रहा है। कितने लोगों को सम्मान हुआ? करीब 100 से 125 वो लोग जिन्होंने आज़ादी काल से लेकर अब तक देश को शिखर तक पहुंचाने का काम किया, अलवर को शिखर तक पहुंचाने का काम किया, जो मोहल्ले में, गली में, अपने शहर में राजनीति करते हैं, देश तक की राजनीति अपना नाम रोशन कर चुके हैं, ऐसे लोगों का सम्मान कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में बिजली बिलों पर फ्यूल सरचार्ज फ्री करने पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव के अनुसार आम जन की मांग पर मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाकर मानवता दिखाई है। उन्होंने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस गरीब और किसानों के साथ रही है। इसके अलावा अपनी योजनाओं के बल पर गहलोत सरकार वापस आएगी। सबसे बड़ी मानवता ये रही है कि बिजली का जो फ्यूल चार्ज जो आरएससीबी डिपार्टमेंट है वो एक बहाना बना करके डोमेस्टिक हो चाहे कॉमर्शियल हो, वो सभी के ऊपर एक बोझ था। भाई अननेसेसरी फ्यूल चार्ज क्यों, और इसके ऊपर जनता ने विरोध भी किया था। तो उस जनता के विरोध को देखते हुए गहलोत सरकार ने ये फ्यूल चार्ज बिल्कुल फ्री कर दिया। और देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस की एक रीति रही है, आज से नहीं, देश आज़ाद हुआ जब से हम किसान और गरीब के साथ रहे। किसानों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी सरकार ने जो किसानों को अनदेखा किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान की है गहलोत साहब की, उसने उसके प्रति सिंपैथीज हुआ किसानों के प्रति। तो हमने उनकी जो बिजली थी वो हमने कभी बढ़ाया नहीं। दूसरा, उनको 2000 यूनिट तक हमने बिजली फ्री भी किया। हाँ, ये देखा किसानों का जो उपज है उसका समर्थन मूल्य सही ढंग से नहीं मिल रहा, इसको देखते हुए सरकार ने बिजली की बढ़ोतरी नहीं किया।
और मैं समझता हूँ गहलोत का मैनिफेस्टो में, हमारी सरकार जब बनी थी उसमें मैनिफेस्टो हमारा यही था, हम किसी भी, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे किसान की बिजली हो, किसी को भी हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। वो आज भी हम कायम हैं। उधर भाजपा नेता जितेंद्र राठौड़ का कहना है कि पिछले 4.5 साल में सरकार सोई हुई थी और चुनावी समय में फ्यूल सरचार्ज माफ कर रही है एवं मोबाइल बांट रही है। प्रदेश सरकार का बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं है। सरकार ने जो फ्यूल चार्ज खत्म किया है, 2500 करोड़ सरकार वहन करेगी। ये फ्यूल चार्ज सरकार ने पिछले 3-4 महीनों से उपभोक्ताओं से ले चुकी है। अब चुनावी टाइम है, चुनावी दौर चल रहा है, सिर्फ ये जनता को लालच देने के काम कर रही है सरकार, वोट बटोरने के लिए, और कुछ नहीं है। रेवड़ी बांटी जा रही हैं, कहीं लेडीजों को मोबाइल दिया जा रहा है, सिर्फ वोटों की राजनीति है कि हमें वोट चाहिए। आज से पहले सरकार को बने 4.5 साल हो गए, कहाँ थी ये सरकार? जब आमजन परेशान नहीं था या लोगों के घरों में बिल नहीं आते थे, ये अभी बिल आने लगे हैं, तो उन्होंने तभी सरकार बनते ही क्यों नहीं किया है काम, अभी क्यों किया है? सीधा सा सवाल है। सारी जनता इस बात को समझ रही है कि हमें लालच दिया जा रहा है, पर जनता इन लालचों में अब आएगी नहीं, और आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। क्यों इस सरकार में भ्रष्टाचार, बलात्कार को ही बढ़ावा मिला है, आमजन परेशान है। मेरा मानना है, आप एक बार को मोबाइल मत दो, फ्री मोबाइल दे रही है सरकार, महिलाओं की सुरक्षा वो कर नहीं पाई, महिलाएं जगह जगह बेइज्जती हो रही हैं। आए दिन देखो आप बलात्कार, कहीं बलात्कार करके कुएं में डाला जा रहा है, कहीं मर्डर किया जा रहा है, कहीं ईंट की भट्टियों में डाला जा रहा है। तब सरकार कहाँ सो रही थी? आम गुंडों में तो सरकार का भय है ही नहीं, ऐसे मोबाइल का आप क्या करोगे? मैं तो गलत मानता हूँ। वहीं डॉक्टर के शर्मा का कहना है कि पिछले 2 महीने में सरकार ने लोगों को तेज झटका दिया था और अधिक फ्यूल सरचार्ज की वजह से खासी रकम के बिल आए थे। इसके चलते 100 यूनिट फ्री करने का ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन अब सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज फ्री करने पर लोगों को राहत मिलेगी। देखो, मैं तो ये कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। ये काम तो जब दिया था, इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि कितनी यूनिट पे कितने फ्री करते हैं अपन। और जो फ्यूल चार्ज इन्होंने पिछले साल का बैकलॉग निकाल करके लोगों को पिछले 2 महीनों में झटका दिया है। मेरे खुद के 3,500 रुपये फ्यूल चार्ज लगा हुआ आया था, जो आज तक नहीं लगा, तो मेरे लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन ये काम पहले ही करते थे और अननेसेसरी लोगों को परेशान किया। एक तरफ तो ये 100 यूनिट बिजली फ्री और 2,000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री करने का इन्होंने एक जो प्रयोग किया था, उसके साथ में उसको कंपनसेट करने के लिए फ्यूल चार्ज आम जनता के ऊपर बढ़ा करके एक अच्छा कदम नहीं था। लेकिन मैं तो कहूँगा, चलो सरकार ने कुछ सद्बुद्धि आई, चाहे लास्ट टाइम पे, चाहे इलेक्शन पास में आ रहा है, जो भी वजह रही हो, अब इन्होंने कम कर दिया है, तो इसके इस कदम का हम स्वागत करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा फ्यूल सरचार्ज हटाने को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सीएम गहलोत की योजनाओं की सराहना हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से आज उन्होंने लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। जिसमें आप ये देखिए कि जिस तरह से फ्यूल चार्ज वाला आपने बताया, उसमें आप बहुत वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। फ्यूल चार्ज पूर्व में भी उन्होंने 100 यूनिट तक बिजली भी फ्री की, जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। साथ ही फ्यूल चार्ज मिलने से और भी तबकों को लाभ इसका मिलेगा। गहलोत साहब की मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं आपने आज जमीनी स्तर पे उतारी है, आप किसी भी योजना को उठा के देख लीजिए, आप उनकी सारी लाभकारी योजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं और जन जन तक लाभ मिले उस योजना का, उस तरह की योजना है। आप किसी भी योजना को उठा के देखें। आप चाहें तो अभी कल उन्होंने जिस तरह से स्मार्टफोन वितरित महिलाओं को जिस तरह से किए हैं, करीब करीब सभी को वो पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारी सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है वो महिलाओं तक पहुंचे। पूर्व में नहीं पहुंच पाती थी, गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक इंटरनेट के माध्यम से वो योजनाएं उसमें मोबाइल के जरिए पहुंचेंगी। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जातिगत आधार पर जनगणना की मंशा जताने पर अनेक वर्गों ने स्वागत किया है। अलवर शहर विधानसभा के जागरूक नागरिक विकास बेबेरवाल और नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राजपाल यादव के अनुसार आरक्षण के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। इससे यह भी आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि किस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के समय संविधान के अनुसार जो नीति अपनाई गई थी, उसे ही गहलोत सरकार अपना रही है।
यहाँ हमारे संविधान के अंदर एक आरक्षण की व्यवस्था लागू है और उस व्यवस्था के सुनियोजित परीक्षण के लिए जो सभी जातियां हैं उनकी एक निश्चित रूप से जाति हो जाए, तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से उनके रिसोर्सेज का और उनको जिस तरह से उनको हक मिलना चाहिए वो उनकी संख्या बल के आधार पर होता है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की भी एक खूबसूरती होती है कि जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा होती है उसको उतना ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अगर इसकी गणना हो जाती है तो निश्चित रूप से एक नंबर डाटा सभी के बीच में आएगा और उस डाटा के आधार पे रिसोर्सेज के एलोकेशन के अंदर और उनके जितने भी उनका हक मिलना चाहिए उसके अंदर या अन्य कोई जो व्यवस्थाएं हैं कानून के नियम अनुसार उनमें निश्चित रूप से आसानी होगी। मैं तो यही कहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी रहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को आज उसी के अनुरूप आज उन्हीं के कदमों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो आज ये 6% का आरक्षण जो बढ़ाया है, मैं उसके लिए बार बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो SC/ST वर्ग के लिए उन्होंने कि और किस तरीके से हम SC/ST वर्ग को और भी ज़्यादा मजबूती हम दे सकते हैं और मुख्य धारा में उनको ला सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने बात करी है। और EWS जो जनरल कास्ट के लिए भी आता है और जैसे कि हम देखते हैं कि उनके पास पूर्व में संपत्तियां तो बहुत सारी है लेकिन आज उनके पास कोई कामकाज नहीं है, कोई व्यापार उनके पास नहीं है, तो उनको भी एक लेकर उनमें सुधार करके उनको भी एक मुख्य धारा में लाने का। तो जातिगत जनगणना को कितना सही मानते हैं? मैं जातिगत जनगणना को 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ 90% ये सही है, क्योंकि इसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जिसकी जाति यदि मान लो 20% आती है, किसी की जाति 15% आती है और वो हर कास्ट के साथ एक मिलजुल कर काम करने को तैयार है, लेकिन आज वहाँ शिक्षा का प्रभाव उनके पास है, आरक्षण की वजह से वो अच्छे पदों पर वो नहीं जा सकते। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की तैयारियां जारी हैं। इसका निरीक्षण करने अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय इंद्रजीत सिंह इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। साथ ही परेड में शामिल होने वाली अलवर पुलिस, होमगार्ड, RAC बैंड, NCC और स्काउट गाइड के दलों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा की जा रही PT परेड को भी देखा। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान UIT के अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी और जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा आदि मौजूद रहे। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया है। वहीं साफ सफाई भी की जा रही है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस गौरव उत्सव समिति द्वारा यहां 15 अगस्त को विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं समिति अध्यक्ष गौरीशंकर विजय के अनुसार UIT को पत्र लिखने के बाद UIT द्वारा साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही कई जगह तिरंगा लाइट भी लगाई जा रही है। गौरतलब है कि शहीद स्मारक की दुर्दशा को लेकर हाल ही ATL ने खबर प्रसारित की थी। इनको 15 अगस्त को हम पिछले 7 साल से एक कार्यक्रम करते हैं दीप जलाने का, और ये शहीद स्मारक पर अब की बार हमने UIT को एक लेटर लिखा था और उनसे रंग पेंट की हमने इसमें मांग की थी, क्योंकि ये इतना गंदा हो चुका था कि मतलब इस पर प्रोग्राम करना भी हमें दुख की बात लग रही थी। इसके फव्वारे भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से दिखाए, तो इनके फव्वारे भी सफाई हो चुकी है, फव्वारे भी अब चलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज से हम इसमें तिरंगी थीम में लाइटें लगा देंगे। और जो UIT के, सबसे पहले तो मैं UIT के अधिकारी सेक्रेटरी साहब को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पे इतना बड़ा काम शहीद स्मारक पर रंग पेंट कर दिया। और मेरे ही आग्रह पे 2007 के लगभग ये शहीद स्मारक बन के तैयार हुआ था। मुझे बहुत खुशी होती है कि अब की बार इतना अच्छा शहीद स्मारक इन लोगों ने UIT ने कर दिया। और UIT से और भी आशा करते हैं कि शहर में अभी जो खंभों पे लाइट लगाई वो भी हमारे एक छोटे से आग्रह पे लगा दी। अभी कुछ पोल और बच रहे हैं, अभी 300 का उन्होंने टारगेट रखा है, लेकिन शहर के अंदर जैसे मनु मानक रोड हो गया, आपके रोड नंबर 2 हो गया, एक आपके टेलको चौराहे तक हो गया। हम कई जगह अभी देख के आ रहे हैं कि वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी लाइटें लगनी चाहिए। अगर ऐसा पूरा शहर के अंदर लगता है तो एक मैसेज भी अच्छा जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इतनी सी अपील जरूर करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त की शाम आप अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। स्वतंत्रता दिवस गौरव समिति ने 15 अगस्त को सभी से अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर दीप जलाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि शहीद स्मारक पर पिछले 7 सालों से समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है।
अध्यक्ष गौरीशंकर विजय विभिन्न अधिकारियों और प्रमुख लोगों को आमंत्रण पत्र देकर दीप जलाने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी यह सिलसिला जारी है। आज जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं वो न जाने हमारे कितने वीरों के शहीद होने की वजह से ले पा रहे हैं। और आज के दिन भी हम जो अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, वो बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक भाई ड्यूटी देते हैं उनकी वजह से रहते हैं। सही मायने में असली हीरो वो लोग हैं जो रात दिन अपने प्राणों की रक्षा ना किए बगैर हमारे प्राणों की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप आज के दिन अपने घरों के बाहर या अपने घरों की छत पर हमारे सैनिक भाइयों के लिए जो शहीद हुए हैं या जो हमारे सैनिक भाई हमारे लिए रात दिन हमारी सेवा में, हमारी रक्षा में डटे हुए हैं, उनके लिए आप 5 दिए जरूर अपने घर के बाहर या अपनी छत के ऊपर जरूर जलाएं। अपने सीमा पर हमारी सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के लिए हम जितनी भी कर सकें आम नागरिकों की तरफ से वो इज्जत, वो कुर्बानी, वो पहल कम है जिसके वो हकदार हैं। अगर हमारे देश की सीमा पर हमारे प्रहरी बनकर जब तक वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम अपने घरों में, अपने शहरों में महफूज हैं। आप सबसे विनम्र विनती है कि आने वाले 15 अगस्त को अपने वीर सैनिकों की शहादत के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हुए हर घर में 5 दिए जलाएं और उनके लिए अपना एक समर्पण भाव व्यक्त करें। मैं वीरेंद्र यादव, आर्टिस्ट, आप सबसे ये विनम्र विनती करता हूँ। इससे बहुत ज़्यादा इज्जत के हकदार है वो जिनकी वजह से हमें ये आराम की जिंदगी मिलती है। दोस्तों, आज आप और हम अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित और बेखौफ बैठे हुए हैं। उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने देश के वीर जवानों का, जो रात दिन देश की सरहद पर पहरा दे रहे हैं। उनमें से कुछ वीर ऐसे भी थे जो वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, अपने देश के वीर जवान अपने देश के लिए, हमारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, तो क्या हमारा उनके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? आओ दोस्तों, आने वाली 15 अगस्त को हम अपने घर के दरवाजे के बाहर 5 दिए जलाएं, उन देश के सपूतों के लिए जो वीर गति को प्राप्त हो गए, और उन वीर जवानों को सैल्यूट करें जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सरहद पर पहरा दे रहे हैं। दोस्तों, ये दियों की श्रृंखला रुकनी नहीं चाहिए। तो आओ मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तब ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही थी कि भूतपूर्व सैनिकों को भी बुलाया जा सकता है। तब मेरे डैडी ने मेरी मम्मी से कहा था कि मेरी यूनिफॉर्म तैयार रखना, मुझे जाना है। उस समय उनकी चमकती आंखों में जो गर्व था, वो गर्व मैं हर सैनिक की आंखों में महसूस कर सकती हूँ। हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में जितना किया जाए या जितना कहा जाए बहुत कम है। वो ऐसी बात हो जाएगी कि सूरज को दिया दिखाने जैसी। लेकिन 15 अगस्त को अगर हम 5 दिए जलाकर उनको और उनके परिवार को सम्मानित करके ये कहें कि पूरा देश उनके साथ में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि बर्फीली चोटियों पर डटकर खड़े हैं, रेगिस्तान की कड़कती धूप हो, चाहे आंधी तूफान हो या दहाड़ते हुए समुद्र में खड़े होकर, जो अपने परिवार से दूर रहकर हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रहकर दिन रात खड़े हैं, उनके सम्मान के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त को बिना भूले 5 दिए जलाकर उनके और उनके परिवार को सम्मानित कर कर ये कहें कि हम पूरा देश उनके साथ में है। शहर में जीडी कॉलेज हॉस्टल में राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर के कोटे से निर्मित प्रतीक्षा कक्ष और अन्य निर्माण कार्यों का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर सहित जीडी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष जया सैनी एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शालू सैनी ने फीता काटा।
वहीं शहर विधायक ने कहा कि शालू सैनी और पदाधिकारियों द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया था। जीडी कॉलेज के हॉस्टल में अभिभावकों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। उनकी पीड़ा को शहर विधायक ने राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर को बताया और इसके बाद कार्य के लिए राशि मंजूर हुई। 2019 में छात्र संघ चुनाव के बाद विद्यार्थी परिषद की हमारी प्रत्याशी हमारी बेटी शालू सैनी ने विजय श्री प्राप्त की थी और उसके कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला था। उस वक्त हमारे अध्यक्ष जी ने, शालू जी ने और हमारे जो पदाधिकारी थे और हमारी जो बेटियां इस महाविद्यालय में पढ़ रही हैं, उन्होंने एक पीड़ा व्यक्त की थी कि छात्रावास है, जब उनके अभिभावकगण यहाँ आते हैं तो उनके बैठने के लिए कोई जगह महाविद्यालय परिसर में नहीं है। और उनकी यह भी कहना था कि जब माता पिता या अभिभावकगण आते हैं तो पेड़ के नीचे या धूप के नीचे उनको मिलना पड़ता और काफ़ी लंबे समय तक उनको इंतजार भी करना पड़ता था। उन परेशानी को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह किया और उनसे आग्रह किया कि आप अपने राज्यसभा निधि कोष से बेटियों के मांग पर एक वेटिंग रूम या गेस्ट रूम जीडी को जो गौरी देवी महाविद्यालय अलवर शहर में स्थित है उसमें देने की अनुशंसा पत्र लिखे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उन्होंने 11.5 लाख से अधिक की राशि इस वेटिंग रूम के लिए, गेस्ट रूम के लिए हमारी बेटियों की मांग पर उन्होंने जारी करी। इसकी एजेंसी हमने नगर विकास न्यास को बनाया था और आज उसका विधिवत लोकार्पण हुआ है और मुझे इस भवन को देख के पूरा विश्वास है और जिस प्रकार से ये भवन का निर्माण हुआ है, अच्छी गुणवत्ता वाला भवन बना है और आने वाले समय में हमारे अभिभावकगण जब अपनी बेटियों से मिलने के लिए उनके माता पिता आएंगे तो निश्चित रूप से उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिलेगा, बैठने का उचित स्थान मिलेगा। और मुझे आज बहुत खुशी भी है, बेटियों के कहने पर आदरणीय ओम प्रकाश माथुर साहब ने जो राशि का आवंटन किया उसके लिए जीडी कॉलेज परिवार की ओर से, हमारे छात्र संघ की हमारी बेटियों की तरफ से, हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय हमारी बेटी जया सैनी की तरफ से, पूर्व अध्यक्ष शालू सैनी की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय ओम प्रकाश माथुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उधर जीडी कॉलेज प्राचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि शहर विधायक संजय शर्मा ने अभिभावकों के लिए बनाए गए कक्ष के उद्घाटन के बाद महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल के लिए बोरिंग, खेल मैदान की दशा सुधारने और हाई मास्ट लाइट लगाने की मांगों पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास द्वारा एक हाई मास्ट लाइट लगाई गई है और मुख्य गेट को चौड़ा करने के अलावा बड़े नाले को पाटने का काम भी किया गया है। एक तो वाटर की और दूसरा सोलर पैनल, हाई मास्ट लाइट और महाविद्यालय में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिसका रेनोवेशन भी संजय जी के द्वारा ही करवाया गया था, वो अब थोड़ा टूट चुका है तो उसको भी रिपेयर कराने का काम बड़ा है, तो वो भी उन्होंने कहा है कि वो उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साहब आपने 3 मांग रखी हैं, विधायक जी ने तीनों मांगों पर सकारात्मक जवाब दिया कि कराने का प्रयास किया। हाँ, सकारात्मक जवाब दिया है कि छात्राओं की मांगे, छात्रावास हॉस्टल में जो लड़कियाँ रहती हैं उनकी मांगे और महाविद्यालय परिवार की ओर से भी हम आग्रह करेंगे कि वो इन मांगों को शीघ्र पूरा करेंगे। आपको लगता है बेटियों के मामले में विधायक जी कुछ संवेदनशील है तो तुरंत सुनते हैं बेटियों के मामले में? हाँ, महिला या छात्राओं के हित में वो सदैव तत्पर रहते हैं और अभी हमारे यहाँ पर रायसन जैसे गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी 3 करोड़ से अधिक बजट सेंक्शन हुआ है हॉस्टल के रेनोवेशन में ही। और साथ ही हमारे यहाँ पर ये जो जीडी कॉलेज गेट को चौड़ा करना और नाले को काटने का कार्य भी अभी यूआईटी द्वारा संपादित हुआ है और एक ड्रिपिंग सिस्टम जो है CSR के अंतर्गत जैन ड्रिपिंग सिस्टम द्वारा किया गया और एक हाई मास्ट लाइट जिसको कि यूआईटी के सौजन्य से लगाया गया था। और हम ये चाहेंगे कि महाविद्यालय में अंधेरा रहता है तो महाविद्यालय में एक हाई मास्ट लाइट और लगे, इसका भी आश्वासन उन्होंने दिया है कि शीघ्र ही नगर परिषद से हाई मास्ट लाइट या यूआईटी से वो लगवाने का प्रयास करेंगे। और एक बॉटनिकल गार्डन हमें आयशा टैफे कंपनी है उसकी ओर से मतलब प्रपोजल गया है CSR में, वो भी एक्सेप्ट होने वाला है हमारा। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि महाविद्यालय में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी।
सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ, ये उम्मीद है। और सरकारी स्तर पे भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है और साथ ही हम ये चाहेंगे कि समाज के सभी लोग इस महाविद्यालय के कल्याण में CSR करें। पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना होगी, साथ ही आद्रा नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग रहेगा। कमला एकादशी का व्रत कल 12 अगस्त शनिवार को श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाएगा। इस एकादशी को परम एकादशी भी कहते हैं। कल 12 अगस्त को प्रातःकाल 6:02 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उदीयमान तिथि में एकादशी तिथि होने के कारण ही श्रद्धालुओं द्वारा कल 12 अगस्त शनिवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। कल आद्रा नक्षत्र एकादशी और द्वादशी तिथि का शुभ संयोग व हर्षण नामक शुभ योग का विशेष संयोग में यह कमला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं एकादशी व द्वादशी दोनों तिथियां होने से उन्मीलनी महादशी का दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। इन शुभ संयोगों में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक, भगवान विष्णु की परिक्रमा, एकादशी का व्रत करने व एकादशी की कथा सुनने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत करना विशेष फलदायी माना गया है। वहीं पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कमला एकादशी पर श्रद्धालु व्रत रखेंगे। उदीयमान तिथि में एकादशी तिथि होने से एकादशी का व्रत 12 अगस्त को ही किया जाएगा। कल अधिक मास की पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी है वो कल श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। पुरुषोत्तम एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान विष्णु की तुलसी अर्चना करने का बड़ा फल मिलता है। अतः इस एकादशी से जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है वो कमला, मतलब ये जो है भगवान की नाभि में से जो प्रसन्न हुई थी, तो इसलिए भगवान की पूजा अर्चना करना। और शालग्राम भगवान, क्योंकि वो जो गोदावरी नदी और नर्मदा नदी, नर्मदा में भगवान शंकर प्रकट होते हैं और गोदावरी में शालग्राम, तो भगवान शालग्राम को तुलसी अर्चना करने से अधिक मास की पुरुषोत्तम एकादशी का बड़ा फल मिलता है। और जो इस एकादशी को तुलसी अर्चना करता है और एकादशी का व्रत करता है वो निश्चित रूप से परमात्मा के लोक को और वैकुंठ में जाकर भगवान के श्री चरणों में निवास होता है। सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय से उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय से पहले स्नान करने से जो सूर्य की किरणों का फल मिलता है उसी से इस कमला एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। यूँ तो फिर सूर्य उदय के बाद उठना, फिर तुलसी करना, फिर शालग्राम भगवान को पंचामृत स्नान कराना और फिर तुलसी अर्चना, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे, ये सहस्त्र नाम होते हैं। 100 नामों से तुलसी भगवान की, शालग्राम की, विष्णु की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी का फल जीव सहजता से प्राप्त होकर के अंत में वैकुंठ लोक को चले। नूंह में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए शहर के कंपनी बाग में सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों की एक बैठक हुई। इसमें सद्भाव एवं भाईचारा रखने की अपील भी की गई। जनवादी महिला समिति के अध्यक्ष रईसा खान ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो को सही समय पर नहीं हटाया गया। ऐसे में लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला था, लेकिन वहां के लोग इसे भूलकर एक साथ रह रहे हैं। नूंह में जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक है और चिंताजनक है और हम उसी घटना पे ही चर्चा करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आप देख लीजिए कि सभी तरह के लोग हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू ज़्यादा हैं। तो एक तो यही हम मुस्लिम्स को ये कहना चाहते हैं कि भाई उनको वो आश्वस्त रहें कि उनके दुख में उनसे ज़्यादा हिंदू उनके दुख में शरीक हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी एक तरह से वो लेते हैं, हर संभव कोशिश वो करेंगे। दूसरा बात ये है कि जो भी घटना नूंह में हुई, जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चली, वो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चलने के बाद जो फैली, तो प्रशासन से शिकायत एक हमारी ये है कि उसको तुरंत उसको रोक लगाने की
कोशिश नहीं की गई और जिन्होंने चलाई उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। नूह में जो घटना हुई वो बहुत ही पीड़ादायक है। उसी के साइड इफ़ेक्ट में फिर गुरुग्राम में हुआ मस्जिद पे हमला, तोड़फोड़ और इमाम की हत्या। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, उससे पहले भी ऐसी घटनाएं उससे पहले भी मतलब राजस्थान में भी और पूरे देश में भी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर का घटना अगर आप याद करो तो उसमें देखो उस टाइम 2 बिरादरी के लोग बहुत बुरी तरह से लड़े थे, काफ़ी उसमें हिंसा हुई। लेकिन आज वो घुल मिल के रह रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आते हैं, खेती बाड़ी में एक दूसरे के खेतों पे काम करते हैं। राजनीतिक रूप से भी वो एक है, विचारधारा के तौर पे भी काफ़ी बड़ी संख्या में वो लोग एक ही विचारधारा के तरफ वो काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई, जो भी हम यहाँ के भारत के वासी हैं, वो कितनी भी हिंसा हो जाए, कैसा भी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, हिंदू भी यहीं रहेंगे, मुस्लिम भी यहीं रहेंगे, क्रिश्चियन सिख हम सब यहीं रहेंगे। इसलिए कहीं हिंसा करने की बजाय किसी के त्योहार को, किसी के उत्सव को रोकने की बजाय, उसमें वॉयलेंस करने की बजाय उसको खुशी खुशी उसको सेलिब्रेट करने दो और एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। और वहीं ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने मेवात के नूह में हुई हिंसा को चिंताजनक बताया है। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने मेवात विकास बोर्ड को भंग किए जाने पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि यह ब्रज का क्षेत्र है और धर्म के नाम पर किसी बोर्ड को नहीं बनाया जाना चाहिए। कि सन 1987 में राजस्थान की तत्कालीन हरदेव जोशी सरकार ने राजस्थान के अंदर और मेवात का बीजारोपण किया था। जो ब्रज क्षेत्र है, अलवर की 7 पंचायत समितियां और भरतपुर की 3 पंचायत समितियां, इनका सांप्रदायिक विभाजन किया। उस आधार पर किया जिस आधार पर 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और मेवात विकास बोर्ड का निर्माण किया। ये संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान किसी भी विकास योजना का नाम धर्म के आधार पर रखने की अनुमति नहीं देता है। ये गंभीर लोग कहते हैं कि साहब ये तो विकास बोर्ड है, सबका विकास होगा। ऐसा नहीं, आप विकास बोर्ड बना सकते हो लेकिन क्षेत्र का सांप्रदायिक विभाजन नहीं कर सकते। आप किसी क्षेत्र विशेष में ये नहीं कह सकते या हिंदू ज्यादा रहते हैं या मुसलमान ज्यादा रहते हैं या क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं इसलिए उनका नामकरण उनके आधार पर होगा। ऐसा नहीं कर सकते। आप विकास योजना का नाम रख सकते हो लेकिन वो विकास सबके लिए करेगा। ऐसा नहीं है कि साहब ये तो जो ब्रज क्षेत्र है, श्री कृष्ण की लीला भूमि है, वहां पर जो है आदि वृंदावन है, आदि तीर्थ है, आदि सारे अपने श्री कृष्ण के भगवान के और हमारे जितने भी तीर्थ हैं वो सारे आदि वृंदावन में और वहां पर विद्यमान हैं। अभी जो नूह के अंदर घटना हुई है ये बहुत बड़ी चेतावनी है और पूरे हिंदुस्तान के लिए चेतावनी है, राजस्थान प्रदेश के लिए चेतावनी है। उस घटना के अंदर राजस्थान से अलवर के 8 लोग पकड़े गए हैं। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, विस्थापित हैं। और इसलिए हम जो है राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है ये तमाम पूरे राजस्थान के अंदर और एक ड्राइव चलाएं, मुहिम चलाएं, जिससे इनको जो भी टकलूबाजी कर रहे हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उनको पकड़ें, उनको देखें। वो तमाम तरह के धंधे कर रहे हैं, स्लीपिंग सेल कर रहे हैं और तमाम तरह के आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा कांड हो गया। एक हमारा हिंदू बहुसंख्यक समाज जिस क्षेत्र के अंदर अपनी यात्रा निकाल रहा है उसके ऊपर आतंकवादी हमला होता है, उसके ऊपर लाठी फरसे डंडों से हमला होता है, पहाड़ों से गोलियां चलाई जाती है, पुलिस वालों को मार दिया जाता है, एक थाने को फूंक दिया जाता है, चौकी को फूंक दिया जाता है, सैकड़ों की संख्या में बसों में आग लगा दी जाती है। ये क्या हिंदुस्तान है? क्या ये मतलब ये बड़ी संकट है कि जिस क्षेत्र में इस तरह की घटना अगर वहां हो सकती है कहीं भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी चेतावनी, ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की पहली ड्यूटी है सुरक्षा प्रदान करना। रोटी कपड़ा मकान सब विकास सब बाद में आता है। अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे क्या करेंगे? वहां पे क्या सुरक्षा मिली है? वो बेचारे महिला पुरुष बच्चे धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे और उनके ऊपर हमला कर दिया गया, पत्थरबाजी कर दी गई, उनको मार दिया गया और यहां तक सुनने में आया है बहुत सारी महिलाएं और लड़कियों को खेतों में ले जाकर बलात्कार किया गया। वो अभी पूरी तरह से कुछ खबर नहीं है लेकिन एक वीडियो इस तरह का भी हमारे सामने आया है।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मांग की गई कि प्रावधानों के अनुसार शहर में काउंटर खुलवाया जाए, जिससे इन जमाकर्ताओं की फंसी हुई रकम निकल सके। कलेक्टर ने इस दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके अलावा यहां मौजूद खुफिया विभाग के एक अफसर ने भी पीड़ितों से ज्ञापन की कॉपी ली। साथ ही कहा कि इन समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा अंबेडकर नगर कार्यालय पर ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इसके मुख्य अतिथि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल रहे। उन्होंने बताया कि ओबीसी को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नीतियों से हर वर्ग पीड़ित है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के नाम पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा की जीत तय है। जनताओं को पहले तो यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में हम सब लोग एक संगठित होकर के और 2023 का चुनाव और 2024 का चुनाव जो हमारे सामने है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही हमारा मूल विषय रहेगा। और ओबीसी के जो लोग हैं उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन इन छोटे छोटी जो जातियाँ हैं उन सबको जो बिखरे हुए हैं उनको एक साथ करके और बीजेपी के साथ लेकर के आएँ, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इन सभी ओबीसी के मूल ओबीसी के लोगों को भला कर सकती है। और आज की तारीख में ओबीसी के लोग 90% 80% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और देते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। और ये भी मेरी सोच है कि ओबीसी के जो लोग अभी आपने देखा होगा कहीं भी ओबीसी के लोग ही सबसे ज़्यादा पार्टी को वोट देते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, हमें बड़ी खुशी की बात है कि पूरा ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब लोग एकत्रित होकर और इस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ठीक है, गहलोत जी तो पहले से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। काम जो गहलोत जी ने किया है ना वो लोगों के जनता के बीच में है। झूठ से ये सरकार नहीं चल सकती। देखिए 4.5 साल में इन्होंने जो किया है वो जनता के सामने है और जनता इसको देख रही है कि कब चुनाव घोषित और कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मोदी जी जो 9 साल से काम कर रहे हैं, आप देखिए एक भी भ्रष्टाचार का आज तक कोई मुद्दा नहीं आया है किसी के सामने। तो इसमें मोदी जी में और गहलोत जी में बहुत फर्क है। आप ये आंकलन करके देख लीजिए। तो मोदी जी और गहलोत जी में बहुत फर्क रहेगा और लोग इस बार जो चुनाव लड़ेंगे तो आने वाले समय में 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाएंगे। ऐसी जनता की वो सोच है, जनता का मानस बना रखा है जनता ने। और वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा ने संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण की आलोचना की है। खामरा के अनुसार मणिपुर पर बोलने वाले राहुल गांधी राजस्थान में हो रहे महिला अत्याचारों पर चुप हैं। खामरा ने भीलवाड़ा में बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले का जिक्र भी किया। निंदा करता हूं कि इस तरह की हरकतें जो कांग्रेस के जो मुखिया अपने को आप कहलाता है, इस तरह की भाषा बोलने से ये साफ दर्शाता है कि उनके अंत की ओर चल रहे हैं। अभी भी आपने पिछले बार देखा था उसको राज्यसभा से सदस्य उसे ख़त्म कर दी थी, परंतु उसको फिर भी दिमाग में नहीं बोला कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इनका मुखिया होते हुए नाते भी उसको यही पता नहीं देश में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और क्या मुझे बोलना चाहिए। जो आदमी आज हमारे प्रधानमंत्री देश का जो पूरे वर्ल्ड में जाता है मोदी मोदी कहलाता है, जहाँ भी जाता है मोदी मोदी कहलाता है, उसे शोभा नहीं देती इनको। आप उनको बात छोड़ो, मणिपुर के जैसे ये हरकतें कर रहे हैं, आप राजस्थान में जाकर देखो ना क्या हाल हुआ पड़ा राजस्थान में आके। जो अभी बच्ची के साथ जो पहले बलात्कार करा, उसके साथ अन्याय करने के बाद में उसको जितने हरकतें करें, मारने के बाद में फिर उसको भट्टी में डाला है। इस तरह हरकतें कर रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं ये लोग कि हम इस तरह राजस्थान में प्रत्येक दिन करीब 400 450 के बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। अरे क्या इस सरकार को पुलिस साथ मिले हुए हैं। आज राजस्थान में भ्रष्टाचारी क्यों है कि पुलिस को इन्होंने खरीद रखा है, प्रशासन को खरीद रखा है, प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। इस तरह की हरकतें करने से क्या देश में दर्शाना चाहेंगे कि हम देश में क्या करना चाहेंगे। आम नागरिक इतना परेशान है। पिछली बार तो इनकी 22 सीटें आई थी, अब की बार एक फॉर्चूनर गाड़ी जो होती है उसमें बैठने ले आएंगे। तो जनता ने राजस्थान में मन बना लिया है कि हमको करना क्या है। ये अब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। रेवड़ियाँ 4.5 साल तक कहाँ गए थे आप?
4.5 साल तो काम नहीं करा, अभी 6 महीने में सारी लेवड़ियाँ चालू कर दिया। आप नई नई घोषणा कर रहे हैं। कलोज जी, आपको शर्म आनी चाहिए। पिछली बार भी प्रत्येक दिन आपने ये कहा था पेपर के माध्यम से, के मीडियम के माध्यम से, मैं नई 2 घोषणा डेली नई घोषणा चालू कर रही थी। फिर भी ये घोषणा झूठी जी आपने बताई है, इसलिए आपने तोड़ फोड़ के सरकार बना ली थी। परंतु वो सरकार के बीच में आपने देखा है कि क्या हालत रहे 5 साल। जनता त्राही त्राही हुई पड़ी। पानी राजस्थान में आज देखा जाए तो पानी का नाम का चीज़ नहीं है। कोई योजना तैयार नहीं करी, किसी पे भी काम नहीं करा, धरतल पे कहीं भी नहीं आए, झूठे वादे करते रहे, झूठे वादा करते। आज स्थिति ये है कि जो राजस्थान में त्राही त्राही हो रही है पानी के ऊपर। जल मिशन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार का इनको शर्म आनी चाहिए। पानी पे भी राजनीति कर रहे हैं। हमारे सांसद महोदय भी इस बात को कहते हैं बार बार कि भाई पानी एक धर्म की चीज़ है। उस पानी पिलाने में भी आप राजनीति कर रहे हो। आपको 26,000 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन उसमें काम नहीं कर रहे हो। आज गाँव में ये स्थिति है, पानी 2-2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर महिलाएं हमारी बेचारी जाती है, मटके पे सर पे मटका रख के पानी लेकर आ रही है। इनको पता लग जाए, इनको तो सारी सुविधा गवर्नमेंट से मिल रही है, उन महिला के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। पैसा होते हुए भी, चलो पैसा नहीं है तो फिर तो कहते हैं उनके पास योजना नहीं है। योजना केंद्र सरकार ने दी हुई है तो अब भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी मेरी उनसे निवेदन है कि ओछी राजनीति करना बंद करो। आप आने वाले टाइम में भारत मुक्त हो जाओगे कांग्रेस सरकार, ऐसी स्थिति बढ़ने जा रही है। जिस तरह आपने लोकसभा में कल बयान दिए, मैं उसको निंदनीय करता हूँ। इस तरह भाषा आपको शुद्ध नहीं देती कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हो। क्या दर्शाना चाह रहे हो? एक तरफ तो कहते हो हमारा आपका प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसको यही पता नहीं मैं देश में क्या बोल रहा हूँ, मैं किस तरह भाषा मुझे बोलनी चाहिए। उसको अपना खुद का होश का परिवार का नहीं है। तो एक बार उनकी बहन कहती है, जो मैं महिला हूँ, महिला को देख रही हूँ, आज कहाँ गई वो महिला? आज क्यों नहीं बोल रही राजस्थान में? महिला को अगर दुख पीड़ा देखती है तो महिला के ऊपर आने चाहिए ना, बात करनी चाहिए। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर माली समाज के विभिन्न संगठन गुरुवार को जयपुर पहुंचे। धरना प्रदर्शन के दौरान अलवर से अनेक प्रतिनिधि शरीक हुए। इनमें माली, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा समाज के लोग शामिल थे। वहीं इस दौरान अलवर के विकास बबीरवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहा है, वहीं यह समाज अपने हक से वंचित है। यदि बोलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी की वजह से ये ध्यान रख लेना पूरा समाज बदनाम होगा और पूरे समाज पर चीटा लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे अपन ने विधानसभा घेराव किया हो, चाहे अपन ने 28 तारीख को अपन ने जयपुर में अपना धरना दिया हो, चाहे अपन ने अरोदा के अंदर जाम किया हो, अपन ने कोई भी सरकारी चीज को, कोई भी प्राइवेट चीज को अपन ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। और यही काम अपन को आज भी अपनी एक सभ्यता का अपन को प्रतीक अपन को देना है और वही काम अपन को करना है। मैं फिर बार बार आपको हिदायत दे रहा हूँ, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये धरना आप और हमारा है, ये हमारे सैनिक समाज का धरना है। इस पर हमको लाल चल नहीं लगाना है, इसको हमको बड़ी शालीनता से इस धरने को रखना है। यदि सरकार के नुमाइंदे हमारे पास यहाँ चलकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, और या हमको आदेश मिलता है कि हमको वही हमारा ज्ञापन आपको देना है, तो हम शालीनता के साथ यहाँ से चलेंगे। क्योंकि अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक संगठन की रैली भी आ रही है जो यूनिवर्सिटी जाएगी, एबीवीपी की रैली निकल रही है। तो इसलिए हमको सारी चीजें सोचकर समझकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे, ये मेनली चीज आपको ध्यान रखने की और हमको ध्यान रखने की। और आइए अब देखते हैं महावर वैश्य महिला विकास समिति की अलवर इकाई की ओर से महावर धर्मशाला में आयोजित तीजोत्सव की झलक। हर साल सावन के महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे 16 श्रृंगार कर शिव गौरी की पूजा करती हैं। महावर वैश्य महिला विकास समिति ने भी महावर धर्मशाला में तीजोत्सव मनाया, जिसमें महिलाएं लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार करके पहुंची। कार्यक्रम चीफ गेस्ट कृष्णा महावर और विशिष्ट अतिथि प्रेमलता गुप्ता एवं दुलारी गुप्ता रहीं। उन्हें समिति की प्रेसिडेंट मधु गुप्ता ने चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही समिति सचिव सुधा गुप्ता,
संयुक्त सचिव शालिनी गुप्ता, उषा, कमलेश, वृंदा और सरोज डाटा आदि की मौजूदगी रही। इस मौके पर एटीएल डायरेक्टर मुकेश गुप्ता की पत्नी और समिति की सदस्य मधु गुप्ता भी मौजूद रही। उनकी पुत्रवधू निशा गुप्ता सहित अन्य महिलाओं ने सावन के गीतों पर नृत्य किए। आप अपना नाम बताइए। मैं मधु गुप्ता, महावर वैश्य महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। और ये कार्यक्रम बताइए और क्या हो रहा है? ये पूरा आयोजन जो तैयारियाँ कब से चल रही है? ये हमारी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15-20 दिन से ही हमने तैयारी की है। इसलिए कम समय में हम लोग सोचे कि इसको अच्छा कार्यक्रम बना सकें, तो इसलिए हम जितना हो सका संभव वो हम किए हैं। मैडम आप हेलो, मैं सुधा गुप्ता, महावर वैश्य महिला विकास समिति की सचिव। मैम, तीज का त्यौहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और आज आप इस त्यौहार को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं। क्या कुछ ये पूरे प्रोग्राम्स हैं आज के दिन भर के? हेलो, आज सावन तीज बनाई जाती है। हर साल सावन आता है। हमारे विकास समिति की तरह हर साल महिलाओं की तीज उत्सव मनाया जाता है। महिलाएं बड़े उत्साहित रहती हैं और तीज के त्यौहार के लिए। तो आज यहाँ पर हम लोग सभी महिलाएं लहरिया पहनकर इकट्ठी हुई। विशेष तौर से लहरिया आज का मेन थीम है और लहरिया के ऊपर क्यूज भी पूछे जाएंगे, गेम्स भी कराए जाएंगे। और सावन तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार कर भी आई हैं और अपनी लहरिया पहनकर आई हैं। यही सब आज के कार्यक्रम में। आपकी ये समिति कब से इस त्यौहार को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है? हमारी समिति को हो गया 32 साल, 32 ईयर्स ओल्ड। और शायद इससे भी पुराने हम लोग चलते थे। सभी बहनें बहुत अच्छे तरह से कार्य करती हैं और समय समय पर हम लोग तीज, डांडिया, बसंतोत्सव और अनेक साल भर के सारे कार्यक्रम किसी न किसी रूप में करते हैं। और ये तीज उत्सव तो हम लोग विशेष अधिक करते हैं अच्छी तरह से। यहाँ लोग डांस करते हैं, गरबा में गरबा करते हैं। कमलेश गुप्ता। कब से इस समिति के साथ में जुड़े? मेरे को 10 साल हो गए। मेरा वृंदा है मेरा नाम। मेरे को संस्था को ज्वाइन करे 8 साल हो गए हैं और यहाँ पे तीज उत्सव, फाग उत्सव, डांडिया उत्सव, बसंत उत्सव और भी बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। गणगौर का उत्सव भी मनाया जाता है। सब जैसा कि हमारे राजस्थान में लोगों को, औरतों को तैयार होकर सारे त्योहारों को मनाने का बहुत ही शौक़ है, तो हम सब मिलके हम चाहते हैं कि हमारी संस्था सारे महावर समाज को इकट्ठा करके त्यौहार को अच्छे से मनाए, जिससे हमारी सारा जो समाज है वो आगे आए और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। इस समिति की ज्वाइंट सेक्रेटरी शालिनी गुप्ता भी हमारे साथ हैं। मैम, तीज का उत्सव महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। आज इस उत्सव को आप यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग आज के दिन चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, डांस करते हैं, सब लहरिया पहनते हैं और खूब मौज मस्ती मारते हैं और गेम्स भी करते हैं। महिलाएं तीज में व्रत भी रखती हैं। व्रत रखने का भी खासा महत्व रहता है। कहते हैं कि इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। वैसे आज के दिन शंकर भगवान पार्वती मैया की शादी हुई थी, इसलिए तीज का प्रोग्राम कराया जाता है। और हम लोग हर साल बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तीज का प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। महिलाएं यहाँ पर आती हैं और डांस का भी आप यहाँ पे रखा है यहाँ पर फंक्शन? वहाँ डांस का प्रोग्राम, गणेश बन रहे हैं, डांस का प्रोग्राम है और गेम्स होंगे। किस तरह के गेम्स होंगे? सरप्राइज गेम्स हैं, तमोला है और म्यूजिकल चेयर है। कई गेम का आयोजन किया जाएगा। थैंक यू मैम। रेखा गुप्ता। तीज का त्यौहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। आपकी नज़र में तीज के प्रोग्राम की, इस त्यौहार की क्या तीज सब सुहागनों के लिए ही होता है और सब हम अपने हस्बैंडों के लिए करते हैं और अच्छे से एंजॉय भी करते हैं और तैयार होके आते हैं अपने हस्बैंडों के लिए अच्छे से। मेहंदी, 16 श्रृंगार, टीका सब कुछ करते हैं। सजना है तीज पे, सजना के लिए सजना है सजना के लिए सजना है सजना के लिए। और एक चीज़ और है कि एक बेहद खास मिठाई रहती है घेवर, जो कि तीज जब घेवर आता है तो खुद पे खुद महिलाओं को और लोगों को पता चल जाता है कि तीज आने वाली है। हाँ, घेवर का तो है ही, घेवर खाते हैं। अरे बस, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मधु गुप्ता है। तीज के त्यौहार के लिए आप कुछ कहना चाहिए? ये त्यौहार का हमें साल भर तक इंतजार रहता है कि इस दिन मौज मस्ती करेंगे, खूब अच्छे
लहरिया पहनेंगे और सब डांस करेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो मेहंदी का भी बड़ा महत्व रहता है। हाँ, मेहंदी भी लगेगी, पूरा 16 श्रृंगार होगा इसमें। तो इसके लिए हमें पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है कि त्यौहार आएगा, एक से एक बढ़ के सब सज के आएंगी। और क्या क्या तैयारियाँ आप अपने घर पे करेंगे? अपने घर में तो बस लहरिया, डेली का लहरिया रहता है कि अब ये लहरिया का सीजन चल रहा है तो लहरिया निकाल के पहनो और मेहंदी लगाओ और सब कुछ घेवर चलते रहते हैं पूरे महीने भर। थोड़ी सी आप तीज की पूजा विधि थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ में, कैसे की जाती है तीज की पूजा विधि? तीज के त्यौहार पहले से, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरोज गुप्ता है, सरोज डाटा कह सकती हूँ। तीज के त्यौहार का प्राय सारी महिलाओं को बेहद इंतज़ार रहता है, मगर एक बार समय आया था कि बीच में इन त्योहारों का महत्व तो कम होने लगा था, मगर अब हम देख रहे हैं कि सारे समाज, सारी जातियाँ इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मना रही हैं। अलग अलग जो भी क्लब्स हैं, अलग अलग जो भी संस्थान हैं, सब लोगों ने तीज के महत्व को माना है और ये एक मन भावन सावन का त्यौहार है। इसमें झूलों पड़ते हैं और झूलों पे पींग लगती है। वैसे ठीक है, पहले की अपेक्षा झूले कम हो गए हैं, मगर फिर भी सबका एक मन में उत्साह रहता है कि झूला ज़रूर झूलेंगे हम लोग। और तीज के त्यौहार की रंगीनियत, उसकी मनभावनता वाकई में अद्वितीय है। उसकी किसी से सब रस से सराबोर हो जाते हैं और सावन की फुहारों में भीग जाते हैं। तो आपने जैसा कि सुना कि मैं एटीएल चैनल का समाज की तरफ से, महिला विकास समाज से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आए जो हमारी फोटोग्राफ खींची और कवरेज करी। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि महिलाएं जो हैं वो तीज उत्सव को मनाने के लिए बेहद खासा उत्साहित नजर आ रही है। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, एटीएल न्यूज़। आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले महिलाओं ने सावन और तीज के गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कठोर तपस्या के बाद इसी दिन मां पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मां पार्वती से विवाह किया था। हरियाली तीज के दिन कई पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन घेवर खास तौर पर बनाया जाता है। साथ ही इस त्योहार पर झूला झूलने की भी परंपरा है। पूरे साल महिलाएं तीज के त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं और जब ये दिन आता है तो वो खुशी से झूम उठती हैं। इंटेक के अलवर चैप्टर की ओर से मेरी विरासत मेरा गौरव के तहत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बस स्टैंड के सामने स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में शुक्रवार को यह आयोजन संपन्न हुआ। इंटेक की संयोजक सुनीता मित्तल ने बताया कि नई पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और उनके बारे में जानकारी देने के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। इंटेक अलवर चैप्टर की ओर से मेरी विरासत मेरा गौरव, इस थीम के तहत हमने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसके अंदर हमने शहर के 10 स्कूलों को आमंत्रित किया है और 10 स्कूल के वो बच्चे हमारे हेरिटेज क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये नेशनल, राष्ट्रीय स्तर का एक हेरिटेज क्विज प्रोग्राम है जो कि सिटी राउंड को कर रहा है। आज हम यहाँ पर चित्रगुप्त छात्रावास के अंदर इन बच्चों के साथ मिलकर हमने अभी एक रिटन पेपर किया, जिसके अंदर बच्चे, जो चयनित बच्चे हुए उनको ओरल राउंड खिलाया जा रहा है और ओरल राउंड के अंदर जो बच्चे विनर होंगे उनको सिटी लेवल पे पुरस्कृत करके और उसको स्टेट लेवल के लिए भेजा जाएगा। इंटेक अलवर चैप्टर अभी कई वर्षों से जितनी भी हमारी विरासतें हैं, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, कला, साहित्य और लिटरेचर, इनके ऊपर कार्य कर रहा है और इनको संजोने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी कड़ी में हम इस युवा पीढ़ी को साथ लेके चलते हैं कि ताकि इन बच्चों को ये समझ सकें कि हमारी विरासत को कैसे संजोना है, क्योंकि हम उन विरासतों का अब निर्माण तो नहीं कर सकते, लेकिन जो निर्मित विरासत हैं उनके लिए संरक्षण के लिए कई कारगर उपाय कर सकते हैं। क्विज प्रोग्राम के अंदर हमने 7th, 8th एंड 9th और 10th के बच्चों को लिया है और इनके लिए कॉमन हमने क्विज क्वेश्चन बैंक तैयार किया है और बच्चे हमारे इसके अंदर अच्छे से बढ़ चढ़ के भाग लिया है और स्कूल के टीचर्स भी साथ में आए हैं और सभी स्कूलों के अंदर बड़ा उत्साह बना हुआ है कि ये एक अलग तरह का प्रोग्राम है जो हमें विरासतों के बारे में बता रहा है।
अलवर सीए ब्रांच ने शुक्रवार को स्की मार्ट स्थित ब्रांच कार्यालय में टैक्स ऑडिट पर कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान जयपुर से आए विख्यात स्पीकर सीए अनूप भाटिया और रघुवीर पुनिया द्वारा इनकम टैक्स ऑडिट एवं ट्रस्ट के नियमों पर विस्तार से जानकारी दी गई। ब्रांच अध्यक्ष पुष्प पालावत ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में बदलावों के बारे में बताया गया। साथ ही ऑडिट में इनकम टैक्स एक्ट के तहत बरती जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी दी गई। हमारे यहाँ पे एक दिवसीय टैक्स ऑडिट के ऊपर कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर से हमारे दो बहुत ही रेप्यूटेड स्पीकर्स सी अनूप भाटिया और सी रघुवीर पुनिया जी, ये दो स्पीकर्स आएंगे जो कि इनकम टैक्स ऑडिट और ट्रस्ट के जो प्रोविजंस हैं इन दोनों पे मेंबर्स को विस्तार से जानकारी देंगे। इनके द्वारा जो इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट आए हैं, बदलाव आए हैं, जो ऑडिट में सावधानियां बरतनी हैं, ऑडिट में और जो नए प्रोविजंस लाए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, उनके ऊपर मेंबर्स को जानकारी दी जाएगी। सिंह द्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति की ओर से नंगली सर्किल के समीप सिद्धि विनायक मैरिज गार्डन में रक्तदान शिविर लगाया गया। शुक्रवार को लगे इस शिविर में समिति से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। समिति संरक्षक राजेंद्र नघेड़िया ने बताया कि 1 यूनिट रक्त से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं कैंप में समिति द्वारा 51 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंह द्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा गया है और उसके उपलक्ष्य में क्या नाम है, एसोसिएशन की तरफ से अमूमन पहले भी 1 आध लग चुके हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको आज संपन्न करेंगे और उस साथ में कार्यकारिणी की हमारी की जनरल मीटिंग भी है। लक्ष्य है कम से कम 51 यूनिट का। इसमें स्वैच्छिक है, एसोसिएशन के सदस्य तो हैं ही, बाकी और जो भी आया उसका स्वागत है। उनको प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। शहर के वार्ड 22 स्थित कबीर कॉलोनी में अरसे से पेयजल समस्या व्याप्त है। आक्रोशित लोग शहर विधायक संजय शर्मा के निवास पर पहुंचे और पेयजल समस्या से अवगत कराया। साथ ही कहा कि बच्चों और महिलाओं का काफी समय पानी की जुगत में निकल जाता है। साथ ही अफसर सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने पार्षद प्रतिनिधि पर बोरिंग की मोटर को निकालकर ऐसी जगह लगवाने का आरोप लगवाया जहां पानी की कमी नहीं थी। इसके अलावा टैंकर भी निर्धारित संख्या में नहीं भेजे जा रहे। और विधायक जी के पास हम पानी की समस्या को लेकर आए। हमारे कबीर कॉलोनी में ये जो एक ही लाइन के बंद हैं सारे, लेकिन ये क्या है, बहुत दिन से परेशान है। इनके वहाँ पे बोरिंग भी हो रही है। अब जो वहाँ पे कांग्रेस का पार्षद है राम अवतार कोहली, वो दादागिरी करता है और उस जो इनकी जो बोरिंग लगी हुई थी उसकी मोटर को निकाल के उसने उन लोगों के लिए लगा दी जो उसको फायदा पहुँचाते हैं और इनसे कहती मैं तुमको तो प्यासा मारूंगा, जो करना है वो कर ले। हमारे वार्ड में करीबन जहाँ तक मेरी जानकारी है 9 टैंकर इशू हुए पड़े, जो कि डेली 9 टैंकर आने चाहिए, लेकिन इनकी गली में एक भी टैंकर नहीं आता और आता है तो कोई 3 दिन में एक बार टैंकर आता है। जो बेचारे ये तो प्यासे ही रहते हैं। तो हम भाई साहब से यही मांग करना है, या तो हमको नई बोरिंग दी जाए या फिर इनको जो बोरिंग में से वो मोटर निकाल के ले गए और वाटर वर्क्स के थ्रू उस मोटर को डलवाया जाए। एक बोरिंग और है पार्क में, उसको भी चालू कर दिया जाए तो इनकी समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और पार्षद के ऊपर एक्शन हो। ये दादागिरी करता है, नेताओं की मंत्रियों की धमकी देता है, पुलिस की मेरे जेब में है सब चीज़, अनैतिक काम करता है, सट्टा वट्टा सारा कुछ लगवाता है। वहाँ पे सारे गुंडे बदमाश वहाँ पे खड़े रहते हैं रात में। इस समस्या को लेकर आए हो? समस्या इसलिए खाया है, पानी नहीं है पीने के लिए, बहुत परेशान हो रहा है। 4 दिन में 1 टन खाता और उससे क्या हुआ, 15, 20, 25 घर है जिनमें क्या हुआ, 1-2 ड्राम भी पट में नहीं आता, लड़ाई और होती है। अभी आपने पार्षद से कह दी? हाँ बोल दी हमने, कई दफा बोल दिया, आज भी बोल दी, बुला के नहीं भाई हमको पानी दिलाओ। उनका टंक मंगवा दूंगा, तुमको टंक मंगवा दूंगा, बस ऐसे कह के चला जाता है, कुछ नहीं सुनता कोई हमारी। हमको तो बोरंग करवाओ, सारे जगह बोरंग होगी पानी की, कच्ची बस्ती में होगी, पीछे को होगी, कभी कॉलोनी हमारी लाइन में क्यों नहीं हो रही? लगभग कितने मकान हैं जिनको पानी की समस्या? 20-25 घर है हमारा। कितने दिन हो गए? 30 घर है, वहाँ तक लगा 30 घर है हमारा। कितने दिन हो गए बिना पानी के? हमको तो 15 साल का ना, संजू शर्मा के मामा तो हमको पानी आयो, जब तक पानी आयो, और अब तो हम बहुत ही दुख पा रहे हैं पानी। तो आप कैसे काम चला रहे हो? आप कहाँ चलाना पड़ता है? ये छोटे तो वाटर बगत जाए, गाड़ी पे, साइकिलन पे, बाल्टी में लटका के ला रहा है पानी, ऐसे चला रहा है काम। तो खैर हमको नल में जवाब हमको रोज ही ना, काम धंधा छोड़ के आप पूरा दिन पानी भरने में लग जाते हैं। ऐसे बच्चा जो काम ना करे, पानी में लगने सारा दिन, पढ़ाई और गई उनकी, बाल्टी में लटकाए डोला वाटर बगत से लामे भर के। मिनी सचिवालय में जब से कलेक्ट्रेट के कई ऑफिस शिफ्ट हुए हैं, अनेक लोगों के काम धंधे पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
स्कीम 10 निवासी कृष्ण गोपाल जाटव इन्हीं लोगों में शामिल हैं। वे वर्ष 1975 से कोर्ट परिसर में पॉलिश कर रहे हैं। एक वक्त था कि 5 पैसे में जूतों की पॉलिश हो जाती थी। अब काली पॉलिश के 20 रुपए और कलर पॉलिश के 50 से 60 रुपए की दर है। कृष्ण गोपाल ने अपने 6 बच्चों को पाला पोसा, लेकिन जब से मिनी सचिवालय बना है और यहाँ से ऑफिस शिफ्ट हुए हैं, तब से काम धंधे में काफी फर्क आया है। ऐसे और भी कई लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं। अलवर कोर्ट में एक बाबा है जो करीब 50 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और जी कब से काम कर रहे हैं आप? मैं सन 75 से काम करता आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से करीब कितने वकील होते थे उस समय? सन 75 में 200-250 वकील थे कुल में। अच्छा, 200-250। हाँ। अच्छा, तो यहाँ मतलब कितनी भीड़ होती उस समय? उस वक्त कुछ नहीं था कचहरी में, 200-250 पब्लिक इतनी नहीं थी, बहुत कम पब्लिक थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ। करीब कब से, कौन से सन से कर रहे हो आप काम यहाँ? या 75 से तो पॉलिश करने लगा। मैं 75 में पॉलिश करने लगा था। अच्छा। और 5 पैसे पॉलिश कर लेता था। उस समय 5 पैसे थे। हाँ। और जब 77 में मैं कोर्ट में शादी के 2 महीने बाद में, शादी के बाद में यहाँ बैठा था। अच्छा। कोर्ट पर से उस समय कितने रुपए लेते थे आप पॉलिश के? पॉलिश को उस वक्त 50 पैसे थे, 25 पैसे, 50 पैसे। अभी कितने रुपए लेते हो? अब 20 रुपए है काले के। अच्छा। और जो लाल जो जैसा कलर है 50 रुपए भी ले लेते हैं, 100 रुपए भी ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। काम सही? काम 3 बच्चे हैं, पाल दिए, पनौती है, 6 बच्चों की शादी करती है, ब्याह शादी करती है, पोतों की करती है। अच्छा। और अपने दाल रोटी खूब मजे से अपने बिगड़ रही है। बैंकों के जिला समन्वयकों के साथ शुक्रवार को एक बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 9 सितंबर को जिले के समस्त न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। ऐसे में प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए यह बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं एडीजे मीना अवस्थी ने इसे लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। ये वर्ष 2023 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सितंबर माह के द्वितीय शनिवार को होने जा रहा है, जिस संदर्भ में आज बैंक कर्मियों की मीटिंग ली गई थी और कल अन्य विभागों की मीटिंग ली जा चुकी है, जिसमें हम बैंक कर्मियों के द्वारा हमारे कार्यालय में प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात जिनके अभी मामले न्यायालयों में नहीं गए हैं, ऐसे बैंक लोन के मामले या अन्य विवाद हमारे पास में प्री लिटिगेशन में पेश होते हैं और भारी मात्रा में हमारे पास ये केसेस पेश होते हैं जिनको हम लोक अदालत में निपटाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो मामले न्यायालयों में लंबित हैं, उन मामलों के संबंध में भी बैंकों से वार्ता की गई है कि अधिक से अधिक लंबित मुकदमों को निपटाने का प्रयास किया जाए। तो ये हमारा कार्यक्रम 1 माह से शुरू हो जाता है, जिससे कि हम अधिक से अधिक निपटारा लोक अदालत में कर सकें। और इसमें हम राजस्व अदालतों के भी मामले, कंज्यूमर अदालत के मामले, परमानेंट लोक अदालत के मामले, अन्य विभागों के मामले सभी इसमें शामिल हैं, सिविल क्रिमिनल के अलावा। तो इस तरह से सभी तरह के न्यायालय लोक अदालत के दायरे में आते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत सभी ट्रिब्यूनल्स, सभी न्यायालय, सभी ऐसे सिविल न्यायालय जहां पर राजीनामा योग्य मुकदमे हैं वो क्रिमिनल न्यायालय, तो ये सभी इसके दायरे में आते हैं। लोक अदालत के माध्यम से जब मामला निपटता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती, जिससे वो अंतिम रूप से निपट जाता है और पक्षकारों के बीच कोई वैमनस्य भी नहीं रहता। तो मेरी यही आम जनता से अपील है कि अधिक से अधिक लोगों में इस लोक अदालत के संबंध में जागरूकता फैलाएं, जिससे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में या तालुका विधिक सेवा समितियों में जाकर संपर्क कर सकें। उनके बीच कोई ऐसा विवाद जो भविष्य में भी आने वाला है उसको प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटाएं और लंबित मुकदमों को तो निश्चित ही निपटाएं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद।
इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहरोड क्षेत्र में बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को विद्युत निगम के कार्यालय पर धरना दिया, साथ ही नारेबाजी की। इसके अलावा बहरोड विधायक के खिलाफ भी नारे लगाए। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर शानू यादव के नेतृत्व में नए बस स्टैंड के पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप जनसभा की गई। इसके बाद पैदल मार्च हुआ और विद्युत निगम कार्यालय पर धरना दिया गया। उधर धरना दे रहे लोगों ने यहां पहुंचे डीएसपी तेज सिंह पाठक पर धमकाने के आरोप भी लगाए। परेशान किसानों ने विद्युत निगम के दफ्तर पर ताला जड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ताला नहीं लगाने दिया गया। उधर करीब 2 घंटे बाद निगम के उच्चाधिकारी पहुंचे एवं ट्रांसफार्मर देने का आश्वासन दिया। सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। गली में शोर है, बहरोड विधायक चोर है। गली गली में शोर है, बहरोड विधायक चोर है। विधायक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चकराड़ा गांव में 93 बीसीआर काटी गई है। छोटे छोटे गांव में 33, 35, 34 बीसीआर काटी गई है। तो पिछले 4.5-5 सालों में बीसीआर काट कर अपने चुन चुन के लोगों को धोखा देना, चुन चुन के लोगों को परेशान करना, इसके अलावा विधायक ने कोई काम नहीं करके दिखाया है। लोगों को टारगेट करके उनके नाम पे झूठी बीसीआर करना, उनको टारगेट करके उनके ऊपर बिजली का बिल की जो मारना। आज एक गरीब आदमी को, एक कमजोर आदमी को, एक किसान को अगर एक तार की भी वायर के अगर थामना है अपने घर में, तो उसे घूस देनी पड़ती है। अगर कोई स्वाभिमान से जीना चाहता है तो वो जी नहीं सकता है। बिना विधायक के और उसके चमचों के आगे नाक रगड़े बिना हमारे कोई काम नहीं हो सकते। और अगर हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और घूस देने से मना कर दे, उनके आगे नाक रगड़ने से मना कर दे, तो हमारा पूरा परिवार और हमारा गाँव अंधकार में जीने को मजबूर हो जाता है। जैसे देखा हमारे बहरोड की जनता जिस प्रकार से दुखी है ट्रांसफार्मर ना मिलने की वजह से, बिजली कनेक्शन की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, उसको लेकर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण किया है। उसके बदले में अभी एक्शन साहब आए हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि 2 तारीख तक हम सबको जो पेंडिंग ट्रांसफार्मर है वो मिलेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जब जनता सड़कों पर आती है, छोटी मोटी चीजें होती हैं। हमने पहले भी कहा है, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमने किया है। पुलिस प्रशासन पूरा साथ में था, साथ में लगा हुआ था, लेकिन 2 घंटे तक हमने इंतजार किया। हमने महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके सब हमारे साथ हैं, जिनकी वैकेंसी थी वो सब भी अपना फॉर्म लेकर यहाँ पर आए थे, जो हमने पहुँचा दिया। पुलिस के रवैये के देखिए थोड़ा सा मेरे को हमारा साथ दिया, लेकिन आखिरकार आप जानते हैं पुलिस प्रशासन पूरा जो है विधायक की जेब में है। शायद आगे अगर उनके पास में आ गया, कोई ऑर्डर वहाँ से आ गया तो उन्होंने अपना जो
80 रुपए वो दिखा दिया, बीच में परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हमने पूरा संयम बरता, पूरा शांति से अपना काम किया। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आज तो यहाँ पर आना बहरोड था, आगे समय में पूरा बहरोड यहाँ मौजूद रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत दादर में शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा गांव से मिट्टी को दिल्ली ले जाया जाएगा। उधर शहीद श्रीराम गुजर के पुत्र अजय गुजर को जिला कलेक्टर पुखराज सेन एवं दादर पंचायत की सरपंच सुमन गुजर ने सम्मानित किया। साथ ही रैली निकाली गई और भारत माता के जयकारे लगाए गए। वहीं स्कूल ग्राउंड में पौधरोपण भी हुआ। आग्रह है कि आप अपने देश के जो ये अमर शहीद रहे हैं या जो हमारे देश के जवान हैं, जो वाकई मुझे लगता है कि सबसे अधिक सम्मान के काबिल भी हैं, तो आप उनका सम्मान करें और अपने आप पर गर्व करें कि हम भारतीय हैं। मैडम ने कहा कि हम विद्यालय की सफाई करवाएं, तो मेरा पूरा मैडम के लिए आश्वासन है कि हम जल्दी आपके विद्यालय की सफाई करवा देंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत की तरफ से भी जो सहयोग आपको अपेक्षित होगा वो हम पूरा प्रयास करेंगे। और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की करीब 66 ग्राम पंचायतों में शहीदों के नाम की शिलालेख पट्टिका लगाई गई। इसके अलावा पौधरोपण किया गया। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश पर सभी पंचायत मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। शुक्रवार को सुबह से ही ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं स्कूलों में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। उधर उमरैन पंचायत समिति में मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हरिओम गुजर के नेतृत्व में अमृत कलश अमृत वाटिका कार्यक्रम के साथ ही शिलालेख की स्थापना हर पंचायत में की गई। साथ ही सभी को वीरों के बलिदान और विकसित भारत के बारे में बताया गया। हरिओम गुजर ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में एक स्वयं सेवक की टीम गठित कर कलश में माटी एकत्र की जा रही है। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी पंकज यादव, महेश पटेल, भविंदर, शोदयाल, राहुल और पवन कुमार आदि मौजूद रहे। देश की विरासत पर गर्व करेंगे। एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहेंगे। नागरिक के कर्तव्य निभाएंगे। देश की वादों का सम्मान करेंगे। भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना साकार करेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। सड़क सुरक्षा को लेकर छात्र छात्राओं के लिए शनिवार को विशेष मंथन कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी सभी सरकारी स्कूलों में कर ली गई है। कार्यक्रम में यातायात के नियमों और सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। इसे लेकर स्कूल शिक्षा सचिव नवीन जैन ने सभी को निर्देश दिए हैं। 12 अगस्त है तो शनिवार है, तो इस शनिवार को मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किताब आप तक उसके बाद पहुंचेगी, लेकिन थीम मैं आपको आज ही बता रहा हूं, रोड सेफ्टी। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हों या आप वहाँ ग्रेड 3 टीचर हों या आप वहाँ कोई भी काम करते हो, ये बीड़ा उठाइए कि इस बार राजस्थान के सारे राजकीय विद्यालयों में हम लोग रोड सेफ्टी की बात करेंगे। आपने देखा होगा दिन रात इस तरह की खबरें आती रहती हैं, मोटरसाइकिल कार से भिड़ी 3 युवाओं की मौके पर मृत्यु हो गई, या आप देख रहे हैं कि 2 कारें आपस में भिड़ी और पूरे परिवार खत्म हो गए, या ट्रक के नीचे किसी युवा की मोटरसाइकिल आपको दिखाई देती है। बहुत दुख होता है। परिवार का एक युवा, और आजकल बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटर या दूसरी चीजें हम 12-13 साल में ही पकड़ा देते हैं और उनको चाबी तो पकड़ा देते हैं लेकिन काम की बातें नहीं पकड़ा पाते, तो इसीलिए फिर दुर्घटनाओं का शिकार हमारे बच्चे होते हैं। हेलमेट नहीं लगाते हैं, गलत साइड में चलते हैं। कोई भी कहानी सुनाइए, असली कहानी सुनाइए या कहानी बनाकर सुनाइए, लेकिन प्रेरित करिए हमारे युवाओं को, हमारे किशोरों को, जो हमारे किशोर हैं। मैं कहूँगा कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को बताना बहुत जरूरी है आज की डेट में कि गलत साइड चलने से आप केवल खुद के लिए रिस्क पैदा नहीं करते हो, आप बेचारे उसके लिए भी रिस्क पैदा करते हो जो सही चल रहा है। तो कृपया करके किसी परिवार के लिए काल मत बनिए, अगर बनना है तो जीवन बनिए। किसी को बचाइए, किसी को खून दीजिए अगर जरूरत पड़े,
किसी के लिए एम्बुलेंस कॉल करिए 108 नंबर पे कॉल करके। लेकिन ये सारी बातें बताइए, मेरा आपसे आह्वान है, जो भी टीचर, जो भी आम नागरिक भी मेरी बात सुन रहा है, पास के स्कूल में जाइए और लेक्चर दीजिए। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि युवा अपनी जान अकारण ना खोएं या अकारण उनको जो है निशक्तता का सामना नहीं करना पड़े। पूरा जीवन उनके सामने होता है, उनका परिवार उन पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा आह्वान है कि 12 अगस्त को पूरे राजस्थान में जो नो बैग डे की थीम है, 8 से 10 कम से कम 2 घंटे के लिए हम मनन करें, चिंतन करें और ये बात बताएं कि सड़क सुरक्षा राजस्थान में क्यों जरूरी है। शिक्षा विभाग का नवाचार अनुकरणीय पहल, शनिवार नो बैग डे 12 अगस्त को सड़क सुरक्षा को लेकर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह करीब 2 घंटे चलेगा। इसके आदेश सचिव नवीन कुमार जैन ने जारी भी किए हैं, लेकिन समय समय पर विद्यालयों में सड़क सुरक्षा का सप्ताह जानकारी भी दी जाती है। लेकिन ये अच्छी पहल है कि वहाँ पर बच्चों को यह बताया जाएगा कि सड़क पर किस प्रकार से चलना है, साइड का ध्यान रखना है, सड़क पार करते समय क्या सावधानी बरतनी है। इसमें मीडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने शनिवार को जा रहा है और ये एक अच्छी पहल शिक्षा विभाग ने शुरू की है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़ और पूरे मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में असामाजिक तत्व गौवंश पर अत्याचार कर उन्हें घायल कर रहे हैं। यहां एक गाय को धारदार हथियार से कई जगह चोट पहुंचाई गई। इसी प्रकार एक नंदी को भी तेजाब डालकर घायल कर दिया गया। गौरक्षा टीम के सदस्यों सोनू राठी, गौरव सोलंकी, सावन प्रजापत और पशु चिकित्सक आदि ने नंदी का उपचार किया। वहीं ऐसे समाज कंटकों पर आक्रोश जाहिर किया। अकबरपुर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को मनाने के लिए युवा संगठन द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा 14 अगस्त को निकाली जाएगी। राष्ट्रीय पर्व को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यात्रा की अनुमति लेने ये लोग अलवर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी नेता अशोक वर्मा, पंचायत समिति सदस्य कालीचरण गुप्ता, काका पंडित और ललित मौजूद रहे। इन्होंने बताया कि 14 अगस्त को सुबह 11 बजे अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन से भर्तरी धाम तक यात्रा निकाली जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा 14 अगस्त को अकबरपुर से भर्तरी तक तिरंगा यात्रा जाएगी। उसकी तैयारी के लिए आज हम SDM साहब से मिले, परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिसमें हमारे युवा साथी पंडित काका और हमारा MPS पंचायत समिति सदस्य और हमारे जिला अध्यक्ष ST मोर्चा के महेश मीणा जी, हम सभी SDM साहब से परमिशन के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। युवाओं में जोश है, लोगों में जोश है कि हम तिरंगा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालेंगे। जो अकबरपुर से यात्रा सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी और भर्तरी धाम तक जाएगी। उस यात्रा में वाहन होंगे, बाइक होगी, बाइक यात्रा होगी, जिसमें सभी शांतिपूर्ण तरीके से कानून की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकालेंगे। 15 अगस्त के दिन देश का आज़ादी का महोत्सव के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें एक प्रतीक है भाईचारे का प्रतीक, पूरा देश में अमन और शांति रहे। हम एक संदेश यही देना चाहते हैं कि देश के अंदर अमन शांति और तिरंगा यात्रा के लिए भाईचारा बना रहे। और ये अकबरपुर से 11 बजे भर्तरी धाम के लिए रवाना होगी। इसमें सभी कुछ को ध्यान रखा गया है। प्रशासन को हमने SDM साहब को आज यहाँ आकर लिखित में देकर गए हैं परमिशन के लिए। सखी आज़ादी के अमृतोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये तिरंगा यात्रा निकालने से देश में सौहार्द, प्रेम और देश प्रेम की भावना को विकसित होती है और तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौसमी बीमारियों के पीड़ितों का जमावड़ा बढ़ गया है। वहीं आउटडोर में मरीजों की दैनिक संख्या 400 पर पहुंच गई है। इन दिनों डेंगू और मलेरिया को लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क नजर आ रहा है। डॉक्टर भी मरीजों को घरों में साफ सफाई रखने एवं मच्छरों से बचने के बारे में बता रहे हैं। खासतौर पर अकबरपुर क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। डॉक्टर लवेंद्र ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अभी आजकल मौसम बीमारी बढ़ रही है, तो इसके लिए हमको यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। बुखार आए तो तुरंत बुखार की गोली ले ली, दवाई दिखाने आ गए, जांच करवा ली,
और अभी तो और आगे जाके और बढ़ेगा भी, तो बारिश का मौसम हुआ नहीं, जैसे बारिश आने लगेगी तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका अपना को यही करना है, ध्यान रखना है, जैसे बीमारी फैलने से पहले रुक जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। दवाई पहले ले लें, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल आए, अस्पताल में दिखाएँ। डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे अस्पताल में, कभी भी आ सकते हैं, दिखवाएं, इलाज लें तो जल्दी, जितना इलाज लेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। बीमारी फैलेगी नहीं, मौसम बीमारी बहुत फैल जाती है तो दिक्कत ज़्यादा होती है। तो कौन से वायरल ज़्यादा? अभी तो मलेरिया चल रहा है, डेंगू है, बाकी वायरल फीवर ज़्यादा है, तो वायरल के हिसाब से तो यही है, अपन को दवाई लेनी है, उससे ही सही होगा, उसका कोई ज़्यादा ऐसे इलाज नहीं है। बाकी अपन को तो अपने आउटडोर मरीजों की संख्या सर कितने की लगभग? आउटडोर अभी लगभग 400 चल रहे हैं, उसमें भी करीब 10-20 पेशेंट अपने भर्ती भी हो जाते हैं, तो वो तो फुल चल रहा है अस्पताल। अकबरपुर और खेड़का ग्राम पंचायत में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। अकबरपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शहीदों को समर्पित शिलालेख का अनावरण किया गया। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान भी हुआ। कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद मीणा, सुबे सिंह मीणा, कैप्टन मोहन लाल और सुनील कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया। समाजसेवी महेश पटेल ने बताया कि मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम का आयोजन जारी है। वहीं इस मौके पर सरपंच सुनीता पटेल, मनरेगा अधिकारी गोविंद सिंह शेखावत, ग्राम विकास अधिकारी गुड्डी मीणा, शिवलाल यादव और सुनीता सैनी आदि मौजूद रहे। के 75वां जो अमृत महोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अकबरपुर स्कूल में करीबन 550 बच्चों ने शपथ ली और शिलालेख का उद्घाटन किया गया सैनिकों के द्वारा। और अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जिसमें पौधारोपण किया गया। इससे पूर्व सुबह कालीखोल ग्राम पंचायत है, वहाँ पर भी जो खेड़का ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, वहाँ पौधारोपण शिलालेख का अनावरण सैनिक और सरपंच साहब के द्वारा किया गया। और वहाँ पर भी जो मिडिल स्कूल है उसके अंदर करीबन 75 पौधे लगाए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसी के तहत आज यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पौधारोपण किया गया है। इससे पहले शहीदों को नमन करते हुए एक जो पट्टी का शिलालेख राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में, जो हमारे क्षेत्र के रिटायर्ड फौजी थे वो थे, उनके द्वारा उसका अनावरण करवाया गया और एक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ करीब 500 लोगों द्वारा आज ली गई। खैरथल थाना पुलिस ने एक शातिर को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से अवैध देशी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि आरोपी मलकी सिंह बाबा नगर का निवासी है। उसके पास से 27 ग्राम अफीम और 28 ग्राम हेरोइन भी मिली है। मामले की जांच किशनगढ़ बास थानाधिकारी अमित चौधरी कर रहे हैं। खैरथल पालिका द्वारा हरसौली रोड स्थित सेजमाल की पहाड़ी के नीचे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी महेश गुजर ने बताया कि इस मौके पर राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीरों का सम्मान किया गया। वहीं सहायक अभियंता अनिल जाटव और कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा ने अमृत सरोवर के पास शिला पट्टिका का अनावरण किया। साथ ही अमृत भारत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 75 पौधे लगाए गए। भिवाड़ी में टीएचडी गार्डन के एनर्जी क्लब में भारतीय योग संस्थान की महिलाओं ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसका नेतृत्व केंद्र प्रमुख भानुप्रिया ने किया, जबकि अध्यक्षता केंद्र प्रमुख अंजलि गुप्ता द्वारा की गई। साथ ही जिला प्रधान शीला चौहान मुख्य अतिथि रही। इसके अलावा पौधे भी रोपे गए। इस मौके पर महिलाओं ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया। विश्व युवा दिवस के अवसर पर तरुण भारत संघ और एसबीआई कार्ड के सहयोग से युवा जागृति शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलियार जाट में आयोजित हुआ। शिविर को संबोधित करते हुए तरुण भारत संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता छोटेलाल मीणा ने कहा कि मेवात जल संकट से जूझ रहा है। वहीं संगठन द्वारा समुदाय के साथ मिलकर जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। राहुल सिसोदिया और प्रधानाचार्य बुधन गुजर सहित सरोज सैनी ने भी अपने विचार रखे। तिजारा विधायक संदीप यादव द्वारा सब्जी मंडी में प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण और 10 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। साथ ही फूड सेफ्टी वैन का भी शुभारंभ हुआ।
फूड इंस्पेक्टर हेमंत यादव ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड सेफ्टी वैन खाद्य पदार्थों की जांच करेगी। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष झब्बू राम, वाइस चेयरमैन हरीश सांवरिया, जयप्रकाश यादव, सुरेंद्र जोशी आदि मौजूद रहे। शिलान्यास थे तिजारा में दोनों हमारे जो एंट्री पॉइंट है, एक तरफ हमारे अभी यहाँ 4 लेन जो सड़क का काम चलेगा, यहाँ पर इंटरलॉकिंग, नाला निर्माण और सड़क का मुख्य सड़क जो हमारी है अहिंसा सर्किल से और बिजलीघर किराए तक इस सड़क का सौंदर्यीकरण, इसका चौड़ाईकरण, इसका काम होगा। और हमारे टोल टैक्स की तरफ से जब एंट्री करते हैं तो वहाँ भी हमारे वहाँ पर पार्क का निर्माण कर रहे हैं। एक छोटी जगह है वहाँ पर हमारे पास, उसमें पार्क का डेवलप किया है। इन दोनों सड़कों का, दोनों एंट्री पॉइंट पे आज हमारे यहाँ पे ये शिलान्यास का कार्यक्रम था। और आने वाले समय में जब हम तिजारा शहर में हमारे एंट्री करेंगे तो हमको शहर का सा नज़र आएगा। दोनों हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सड़कें बनने जा रही, 10 करोड़ की लागत से PWD द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी। बहुत सारे लोग कहते थे कि बजट घोषणाएं हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब तिजारा में लगभग सभी काम हमारे चालू हो गए, जितनी भी घोषणाएं हुई थी। और धीरे धीरे करके जो बच गए उनको भी हम चालू करवा देंगे, स्टार्ट करा देंगे सबको। सबका लगभग सेंक्शन आ गया है। बजट घोषणा जितनी भी हुई है उनका सबका सेंक्शन आ गया है। देखिए अभी मैंने आज बात की, अभी मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ। हम सबके लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ एक जो है सरकार का जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है उसके तहत हमारे यहाँ एक गाड़ी जारी की है, वैन जारी की है जिसमें टेस्टिंग मशीन है। और वो पूरे तिजारा में टोल फ्री नंबर होगा, मुफ्त में निःशुल्क उसमें जांच करेंगे। कोई भी खाद्य सामग्री का जांच कराना चाहे अपने यहाँ पे, उसकी जांच का उसमें काम होगा। तो गांव-गांव, घर-घर जाके जो हमारे यहाँ दूध आ रहा है, हमारे यहाँ जो मसाले आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो खाद्य सामग्री है उनमें मिलावट तो नहीं है, उन सब की जाँच करेंगे। उसका भी हमने आज हरी झंडी दिखा के उसकी रवानगी दी है। तो लगातार जो काम है वो सारे काम हो रहे हैं। बाकी क्या बोलना चाह रहे थे आप? जनाना हॉस्पिटल में अभी उसका प्लानिंग बन गई है। आपने देखा वो 50 से 100 बेड में क्रमनाथ हुआ था, 6 करोड़ की लागत से भवन बनना था। अभी जनाना विंग और ट्रॉमा सेंटर आया है। ट्रॉमा सेंटर का 2 करोड़ से के आसपास की लगभग राशि से स्वीकृत हो चुकी है। और जनाना विंग के लिए भी अभी एक वो उन्होंने अभी तैयार किया है उसका प्रारूप। वो प्रारूप के लिए स्वीकृति के लिए भेजा है नक्शा। अगर वो नक्शा स्वीकृत होकर आ जाता है तो उसमें 4 मंजिल लेके हम हॉस्पिटल में 4 मंजिल जनाना विंग भी उसी में शामिल होगी। ग्राम पंचायत बिलेटा में मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां सरपंच नवल किशोर गुजर सहित प्रमुख लोगों ने शहीदों की शिला पट्टिका का उद्घाटन किया। इसके अलावा अमृत वाटिका में पौधरोपण किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी संदीप कुमार मीणा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी मोनू कुमार, कनिष्ठ सहायक ईश्वर मीणा, उप सरपंच बाबूलाल शर्मा और प्रिंसिपल रश्मि वर्मा आदि की उपस्थिति रही। नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता देवी सिंह शेखावत ने ग्राम रामपुर में विशाल नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। इसमें स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलवर का भी सहयोग रहा। साथ ही भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष उमेद सिंह भाया, विस्तारक रामजीलाल गुजर, रमेश रावत, ब्रिजमोहन शर्मा, जयप्रकाश शर्मा और हजारीलाल चौहान आदि ने सहयोग प्रदान किया है। इस शिविर में बीपी एवं शुगर की जांच के अलावा मरीजों को दवाएं एवं चश्मे दिए गए। उमरैन प्रधान दौलतराम जाटव के अनुसार लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का कर्तव्य समस्याओं को ब्यूरोक्रेसी से हल करवाना है। इसी के जरिए जनता से जुड़े विकास कार्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में कई जनप्रतिनिधि इसकी पालना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार चरम पर है और समस्याएं भी सुलझ नहीं पा रही। प्रधान ने कहा कि उन्होंने इस पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसीलिए जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की गई। प्रधान के अनुसार प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर से लोगों को लाभ मिला है, लेकिन सरकार को युवाओं को भी मौका देना होगा। प्रधान दौलतराम ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। नेता की जिम्मेदारी, और मैं मानता भी इस चीज़ के लिए कि आज जैसे हमारे MP है, MLA है, प्रधान है, चाहे वो सरपंच है, चाहे हमारा CM है, चाहे वो PM है, वो एक जनता जनार्दन के प्रतिनिधि के रूप में है। तो उनको जैसे जनता जिस प्रकार से वोट देती है उस प्रकार से उनको जनता की भावनाओं पे खरा उतरना चाहिए। लेकिन अधिकतर मैं भी उसमें आता हूँ, लेकिन मैंने 2 साल में कभी अपने ऊपर प्रधानी के पद को हैवी नहीं होने दिया। मैं आज भी उसी प्रकार से
लोगों के बीच में जाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। जिस चाय की थड़ी पे पहले बैठता था, आज भी ग्रामीणवासी 10-5 अगर मेरे को उस थड़ी पे मिलते हैं तो मैं आज भी उन लोगों के बीच में जाके उसी प्रकार से बात करना चाहूँगा कि जो भी हमारे कोई भी पदाधिकारी बनता है तो उनको अपने पद को है भी ना होके अपनी जो पिछले कर्म है, जन्मभूमि, कर्म भूमि, उसको हमेशा याद रखते हुए जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। नेता बनता है, उसके अंदर कोई जातिवाद, कोई भेदभाव, उसके अंदर कोई धर्म नहीं होता। वो सभी 36 बिरादरी का नेता होता है। तो जात पात सब भूल के उसको मानवता की सेवा करनी चाहिए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रेल कर्मी को बंधक बनाकर लूटी करीब 1 लाख की राशि, नग्न करके बनाया वीडियो, अलवर जंक्शन के सामने अपहरण कर MIA ले जाकर की वारदात। वरिष्ठ कांग्रेसियों के सम्मान समारोह में स्थानीय नेताओं का फूटा आक्रोश, RSS की शाखा में जाने वालों को पदाधिकारी बनाने के लगाए आरोप। वहीं बचाव की मुद्रा में आए मंत्री टीकाराम जूली। फ्यूल सरचार्ज खत्म करने को कांग्रेस ने बताया CM की मानवता। वहीं भाजपा ने पूछा चुनाव के पहले ही क्यों आई याद। और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां हुई आरंभ, स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारियों ने देखी रिहर्सल। वहीं शहीद स्मारक पर रंग रोगन और सफाई हुई शुरू। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।